अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान रेहान सीरीज, कहानी नंबर 5, लेडी कमांडर। सीढ़ियां उतरने की पुरस्कार आवाज़ रुक गई। इमरान टूटे फूटे कमरे के कोने में इस पुरस्कार आसेबी आवाज़ पर कान लगाए खामोश बैठा था। रात सुनसान थी, सिर्फ समुंदर की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान हैरान हुआ कि आधी रात के वक्त इस वीरान मकान की दूसरी मंजिल से कौन नीचे उतर रहा था, जबकि ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ताला पड़ा था। ये ताला इमरान ने खुद देखा था। फिर ताला लगे हुए कमरे से कौन बाहर निकलकर सीढ़ियां उतर रहा था और अब सीढ़ियों में अचानक रुक गया है। इमरान के दिल में यही ख्याल चक्कर लगा रहे थे कि उसे एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। रात का अंधेरा छा गया है, अब अपनी कब्र से निकलकर ऊपर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके साथ ही कदमों की आवाज़ ऊपर जाने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर वापस जा रहा हो। इमरान के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। ये आसेबी आवाज़ किसको कब्र में से बुला रही थी? इमरान जल्दी से उठा और कोने में जो पत्थरों का ढेर पड़ा था उसके पीछे छुप गया। वो गौर से उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से हल्की हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। इतने में उसे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर किसी लड़की की कमज़ोर और डरा देने वाली आवाज़ बुलंद हुई, तू मान, मैं तेरे हुक्म पर कब्र से निकल कर आ रही हूँ, मैं कब्र से निकल कर आ रही हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं तेरे हुक्म की बांदी हूँ। इमरान पर वहशत सी छाने लगी। क्या अभी यहाँ एक मुर्दा लड़की नमूदार होगी? उसने सोचा और उसे पसीना आ गया। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। क्या देखता है कि हल्की धुंधली जर्द चांदनी में एक लंबे स्याह बालों वाली जर्द रंग की जवान लड़की सफ़ेद कफन जिस्म पर लपेटे, हाथ में मोमबत्ती पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही है। उसका रुख दूसरी वीरान मंजिल की सीढ़ियों की तरफ था। ये वो लड़की थी जिसको ऊपर वाली आसेबी आवाज़ ने बुलाया और जो अपनी किसी कब्र में से निकलकर उसके पास जा रही थी। इमरान फटी फटी आंखों से उस जर्द रंग की मुर्दा लड़की को सीढ़ियों की तरफ जाते देखता रहा। जब लड़की सीढ़ियों के अंधेरे में गुम हो गई तो इमरान सोचने लगा, या खुदा, ये क्या माजरा है? क्या ये खंडर मकान आसेबी है? क्या यहाँ आसेब रहते हैं? भटकी हुई बदरूहें रहती हैं? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एकदम से ऊपर वाली मंजिल से लड़की की चीख बुलंद हुई। इमरान अपनी जगह पर सहमा हुआ बैठा रहा। चीख की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गरम गरम सलाखें लड़की के जिस्म पर लगा रहा हो। वो बार बार चीख रही थी और कह रही थी, तू मान, मेरे आका, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं अब किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे मुआफ़ कर दो। साथ ही वही भारी भरकम आसेबी आवाज़ बुलंद हुई, तूने मेरी बांदी होकर मुझे धोखा दिया और मुझसे भागने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें इसी तरह तड़पाता रहूंगा। लड़की की चीखें कुछ देर बुलंद होती रहीं। इमरान के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ देर बाद लड़की की चीखों की आवाज़ बंद हो गई। चारों तरफ रात का सन्नाटा छा गया। इमरान पत्थरों के पीछे चुपचाप बैठा रहा। उसे मालूम था कि कब्र वाली लड़की अब जरूर नीचे उतरेगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी हुई। वही कफन पोश लंबे बालों वाली लड़की हाथ में मोमबत्ती लिए सीढ़ियां उतर रही थी। इमरान बड़े गौर से उसके चेहरे को तकने लगा। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वैसे ही कफन अपने जिस्म के गिर्द लपेटा हुआ था। वो मोमबत्ती हाथ में लिए खामोशी से बाहर निकल गई। इमरान ने सोचा कि इस लड़की का पीछा करना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये राज क्या है। ये लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही है। इमरान जल्दी से पत्थरों के पीछे से निकलकर शिकस्ता कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा कि लड़की कहीं नहीं थी, जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। वो गायब थी। इमरान हैरान होकर दरख्तों में देखने लगा। वह फीकी चांदनी बुरी चट्टानों को और ज्यादा डरावना बना रही थी। इमरान कफन वाली लड़की की तलाश में चट्टानों में भी गया और समुद्र के किनारे भी आया, मगर वो लड़की उसे कहीं नजर न आई। उसने सोचा कि खंडर मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर मालूम करना चाहिए कि ऊपर से जो तोमान नाम के आसेबी शख्स की आवाज आई थी और जो कफनपोश लड़की को बुरी तरह से पीट रहा था, वो कौन है। इमरान वापस खंडर के मकान में आया। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर जो कमरा था उसके दरवाजे पर पुराने जमाने का जंग से भरा हुआ ताला उसी तरह लगा था जैसे उसने पहले देखा था। या अल्लाह, ये क्या मुअम्मा है? वो आदमी कौन था जो इस बंद कमरे में से निकलकर सीढ़ियों में आकर रुक गया था? और उसने कब्र वाली लड़की को पुकारा। फिर ऊपर से लड़की के चीखने की आवाज़ कहाँ से आई थी? उसे कौन मार रहा था? इमरान को यकीन हो गया कि उसके दिमाग का करिश्मा है और उसने ज़रूर जागते हुए में कोई डरावना ख्वाब देखा है। वरना कैसे हो सकता है कि एक आवाज़ आए और आदमी दिखाई ना दे। एक लड़की उसकी आंखों के सामने मोमबत्ती हाथ में उठाए फर्श पर पांव रखती गुजर जाए और फिर अचानक बाहर जाते ही गायब हो जाए। इमरान ने अपना सर झटक कर अपने आप से कहा, चूंकि मैं पूरा एक दिन समुद्र में तैरता रहा हूँ, इसलिए
میرا ذہن اس قسم کے ڈراؤنے منظر دکھانے لگا ہے۔ وہ کونے میں جا کر لیٹ گیا۔ ایک چھوٹے سے جزیرے پر عمران بالکل اکیلا تھا۔ سارا دن جزیرے میں گھوم پھر کر اس نے دیکھ لیا کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کسی ماہی گیر کی جھونپڑی یا کشتی بھی نہیں۔ عمران نے چلتے ہوئے سمندری جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی اور بڑی مشکل سے تیرتا ہوا اس جزیرے تک پہنچا۔ اسے اپنے ساتھی ریحان کا خیال آنے لگا، جو ابھی تک پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ہی تھا۔ کاش اسے عمران کی مصیبت کی خبر ہوتی، تب وہ ضرور اس کی مدد کو انڈیا پہنچ جاتا۔ عمران اور ریحان پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے بھارتی جاسوسوں کے اڈے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ریحان تو پنڈی میں ہی رہ گیا اور عمران رگو جاسوس کو ہلاک کرنے کے بعد انڈیا میں دوسرے بھارتی جاسوسوں کی تلاش میں آ گیا۔ پھر وہ بمبئی سے کراچی جانے والے جہاز پر سوار ہو گیا کہ واپس پاکستان ریحان کے پاس پہنچ سکے۔ لیکن بھارتی جہاز کے کپتان کو پتہ چل گیا کہ عمران ہندو لڑکا نہیں بلکہ مسلمان ہے اور پاکستان سے انڈیا میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ وہ عمران کو شوٹ کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جہاز کے ملاح سپاہی عمران کو گولی سے اڑانے کے لیے سمندری جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لیے جا رہے تھے کہ عمران نے ایک دم سے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا بڑی مشکل سے اس ویران بے آباد آسیبی جزیرے پر پہنچ گیا۔ آخر رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ عمران اٹھ کر اوپر والی منزل پر گیا۔ وہاں بند کمرے پر اسی طرح تالا لگا ہوا تھا۔ خدا جانے اس بند کمرے کے اندر کیا تھا۔ عمران کو تالا توڑ کر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ خواہ مخواہ کسی نئی مصیبت میں پڑنے اور خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسے کسی طرح اس جزیرے سے نکل کر کراچی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے معلوم تھا کہ جب سمندری جہاز سے اس نے چھلانگ لگائی تھی تو ملاح آپس میں کہہ رہے تھے کہ جہاز کراچی پہنچنے ہی والا ہے۔ لیکن یہ بات بھی تھی کہ عمران سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد تیرتا ہوا نہ جانے کدھر اور کہاں سے کہاں نکل گیا۔ خدا جانے یہ کون سا ویران جزیرہ تھا اور کون سا سمندر تھا۔ عمران کھنڈر سے نکل کر سمندر کے کنارے آ گیا۔ اسے بھوک اور پیاس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں نہ کوئی پھل والا درخت تھا اور نہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں یا چشمہ۔ ناریل کا درخت بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا بنجر اور ویران جزیرہ عمران زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ جزیرے پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا چلنے لگی تھی۔ سمندر کا پانی وہ نہیں پی سکتا تھا۔ ایک بار اس نے چلو بھر کر منہ میں ڈالا تو اسے اس قدر کڑوا لگا کہ اس نے فوراً منہ سے پھینک دیا۔ دوپہر ہو گئی۔ بھوک اور پیاس سے عمران کا برا حال ہونے لگا، پھر بھی وہ بہادری سے بھوک پیاس برداشت کرتا رہا۔ اس نے ایک بھوری چٹان پر چڑھ کر سمندر پر دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف سے کوئی کشتی یا جہاز جاتا نظر آ جائے اور وہ اپنی قمیض لہرا کر چیخ کر جہاز والوں کو اپنی طرف بلا لے۔ مگر وہاں نہ کوئی کشتی تھی نہ جہاز۔ سمندر دور تک خالی تھا اور لہریں دور دور سے ساحل سے ٹکرانے چلی آ رہی تھیں۔ عمران چٹان سے نیچے اتر کر اسی پرانے مکان کی طرف چل پڑا۔ اب اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ بھوک تو وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر پیاس نے اس کے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ہونٹ خشک ہو گئے اور زبان سوکھنے لگی۔ عمران نے سوچا کہ شاید پرانے مکان کے پیچھے کوئی ندی یا نالا بہتا ہو۔ ابھی تک وہ اس مکان کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے۔ عمران دل میں دعا مانگنے لگا کہ کاش بارش شروع ہو جائے تاکہ وہ بارش کے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ مگر بادل آسمان پر آ کر اڑتے چلے جا رہے تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شکستہ مکان کے پیچھے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے ایک راستہ نیچے کو زمین کے اندر جا رہا ہے۔ عمران وہاں کھڑا سوچنے لگا کہ اس کے اندر جائے یا نہ جائے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سمندری جزیروں میں کہیں کہیں غاروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ اس خیال سے عمران نے اللہ کا نام لیا اور جھاڑیوں کے درمیان جو راستہ زمین کے اندر جاتا تھا اس میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک سرنگ سی تھی۔ یہاں پہلے تو اندھیرا تھا، آگے جا کر سرنگ ذرا چوڑی ہو گئی۔ 2-4 چمگادڑیں سرنگ کی چھت میں سے چیختی ہوئی نکلیں اور عمران کے سر کے اوپر سے اسے جھپٹا مارتے ہوئے گزر گئیں۔ عمران جلدی سے بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ پانی تو شاید یہاں بھی نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کسی اور ہی مصیبت میں پھنس جائے۔ وہ واپس مڑا ہی تھا کہ اسے ایک کمزور سی انسانی آواز سنائی دی۔ عمران کے قدم وہیں رک گئے۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ یہ آواز جیسے دیوار یا زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلند ہوتی۔ بھگوان میری مدد کرو۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہندو تھی اور اپنے بھگوان کو مدد کے لیے آواز دے رہی تھی۔ عمران کے دل میں انسانی ہمدردی نے جوش مارا۔ وہ اپنی پیاس بھول گیا۔ اس نے حوصلہ کر کے بلند آواز میں کہا، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ لڑکی کی کمزور آواز پھر سنائی دی، بھگوان تو میری مدد کو آ گیا ہے، میں یہاں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں بھگوان نہیں انسان ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم انسان ہو یا کوئی بھٹکی ہوئی بدرو ہو؟
लड़की की दबी हुई कमजोर आवाज फिर सुनाई दी, मैं बदरू नहीं हूं, मैं इंसान हूं। अगर तुम इंसान हो तो भगवान के लिए मुझे यहां से निकालो। मगर तुम कहाँ हो? इमरान ने पूछा। लड़की की आवाज आई, सुरंग में जहां एक तिकोना पत्थर पड़ा है, मैं उस जगह जमीन के अंदर दफन हूं। अब इमरान ने आवाज को पहचान लिया। ये उसी कफन पोश लड़की की आवाज थी जो रात को कब्र में से निकलकर वीरान कमरे वाले तोमान से मिलने गई और जिसने उसे बुरी तरह से पीटा और उसकी चीखें बुलंद होती रहीं। इमरान ने तशवीश के साथ पूछा, क्या तुम सच कहती हो कि तुम बदरू नहीं हो? लड़की की आवाज आई, भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, एक जिंदा लड़की हूँ, मुझे यहाँ जिंदा दफन कर दिया गया है। अब इमरान का हौसला बढ़ा। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सुरंग में अंधेरा जरूर था, लेकिन इमरान उस अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देख सकता था। वह झुककर उस पत्थर को तलाश करता आगे बढ़ा जिसके बारे में लड़की ने उसे बताया था। चंद कदम चलने के बाद इमरान ने एक नोकीला पत्थर देखा जो जमीन में गड़ा हुआ था। इमरान ने पूरा जोर लगाकर पत्थर को उखाड़ दिया। नीचे जमीन नरम थी और वहां 2 गोल गोल सुराख थे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराख नीचे कब्र में दफन लड़की को हवा देने के लिए रखे गए हैं। इमरान ने एक सुराख के पास मुंह ले जाकर कहा, क्या तुम इसके अंदर हो? लड़की की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दी, हाँ मेरे भाई, मैं इसके अंदर हूँ। इमरान ने नरम मिट्टी और पत्थरों को एक तरफ तेजी से हटाना शुरू कर दिया। आगे एक लकड़ी का तख्ता लगा था, उस तख्ते में भी ताज़ा हवा के लिए सुराख बना दिए गए थे। इमरान ने तख्ते को उठा दिया तो नीचे क्या देखता है कि एक लकड़ी का ताबूत है जिसके अंदर वही कफनपोश लड़की बिल्कुल सीधी लेटी हुई है। हल्के अंधेरे में भी वो लड़की इमरान को साफ नजर आ रही थी। इमरान ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। इमरान जल्दी से नीचे ताबूत में उतर गया। लड़की के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसने जल्दी जल्दी लड़की के हाथ पांव की रस्सियां खोल दी। लड़की ताबूत में उठकर बैठ गई। इमरान ने हाथ का सहारा दिया और लड़की उस जिंदा कब्र से बाहर आ गई। वो कब्र के पास बैठ गई। उसने अपना जिस्म कफन में लपेट रखा था। लगता था कि उसके जिस्म पर सिवाय कफन के दूसरा कोई कपड़ा नहीं। लड़की कफन को समेट कर बैठी अंधेरे में इमरान की तरफ खामोश निगाहों से देख रही थी। इमरान ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने जिंदा दफन कर रखा है? वैसे रात को जब तुम मोमबत्ती हाथ में लेकर पुराने मकान की दूसरी मंजिल पर तोमान से मिलने गई थी तो मैं उस मकान के कोने में छुपा हुआ था। मुझे ऊपर वाली मंजिल से तुम्हारे चीखने की आवाजें भी आई थी। ये क्या मुअम्मा है? तुम कौन हो और वो तोमान कौन है जिसने तुम्हें रात इतनी बेदर्दी से मारा था? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भाई तुमको तो मेरे कहने से पहले ही बहुत कुछ मालूम हो गया है। इमरान ने कहा, लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि तुम कौन हो, ये तोमान कौन है और तुम इस वीरान जजीरे में कैसे आकर जिंदा दफन हो गई हो? लड़की ने कफन के पल्लू से अपने आंसू पहुंचते हुए कहा, यह बड़ी लंबी और दर्द भरी कहानी है। मुख्तसिर बताती हूँ, मेरा नाम सुंदरी है। मैं बम्बई शहर के एक सेठ की इकलौती बेटी हूँ। यह शख्स तोमान मुझे एक मंदिर से अगवा करके यहाँ ले आया है। अब ये मुझसे शादी करना चाहता है। मैं इनकार करती हूँ तो मुझे रोज रात को बुलाकर अजाब देता है। कफनपोश लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान ने कहा, लेकिन तुम तो रात को खुद ही ये कहती हुई आ रही थी कि तोमान मैं तेरी बांदी हूँ। तू मुझे जो कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। ये क्या राज है? कफनपोश लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, तोमान जादूगर है, उसने मुझ पर तिलिस्म किया हुआ है। मैं तिलिस्म की वजह से ऐसे अल्फाज मुंह से निकालती हूँ, लेकिन जब वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो मैं चौंक कर इनकार कर देती हूँ। इमरान ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, लेकिन तुम बगैर कुछ खाए पिए इस कब्र में जिंदा कैसे हो? कफनपोश लड़की ने ताबूत की तरफ इशारा किया और बोली, मेरे ताबूत में वो जो पत्थर की सुराही पड़ी है उसमें तोमान जादूगर ने एक खालिश जड़ी बूटी का रस घोलकर डाल रखा है। मैं सुबह शाम उसके 2 घूंट पी लेती हूँ, जिसके बाद मुझे न भूख लगती है न प्यास। इमरान का प्यास और भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा, मुझे भी सख्त प्यास लगी है, क्या मैं इस शरबत के 2 घूंट पी लूं? कफनपोश लड़की सुंदरी ने कहा, पी लो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। इमरान ने कब्र में उतरकर ताबूत में से शरबत की सुराही निकाली और उसे मुंह के साथ लगाकर 2 घूंट पी लिए। इसके पीने से इमरान के जिस्म में वाकई ताकत आ गई। उसकी भूख और प्यास खत्म हो गई। उसने सुंदरी से कहा, मैं तुम्हें इस जालिम तोमान जादूगर की कैद से निकाल कर ले जाऊंगा, मगर मैं खुद इस जजीरे में फंस कर रह गया हूँ। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आओ मेरे साथ, इस गार से तो बाहर निकलो, फिर कम से कम तुमको इस कब्र से तो निजात मिलेगी। कफनपोश लड़की ने इमरान की तरफ खौफजदा नजरों से देखा और कहा, मुझ पर जो तिलिस्म किया गया है उसका असर इस सुरंग में चारों तरफ फैला हुआ है। मैंने जो ही सुरंग से बाहर कदम रखा, मैं औरत से सांप बन जाऊंगी। इमरान ने झुंझलाकर कहा, तुम बम्बई शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें मत करो। तुम पर कोई जादू नहीं हुआ, तुम पर सिर्फ उस अय्यार तोमान की बातों का असर हो गया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, इस कैद खाने से बाहर चलो। कफनपोश लड़की ने हाथ जोड़ दिया और बोली, भगवान के लिए मुझे बाहर मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। तुमने मुझे कब्र से निकाल दिया, तुम्हारी यही बड़ी मेहरबानी है।
अब तुम चले जाओ, मेरी खातिर अपनी जान मुसीबत में ना डालो। तोमान को पता चल गया तो वो तुम्हें भी जिंदा कब्र में दफन करा देगा। अब तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इमरान उस बदनसीब मगर पढ़ी लिखी लड़की को वहां अकेली नहीं छोड़ सकता था। उसने लड़की को मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ गार से बाहर निकल चले। वो जजीरे में किसी दूसरी जगह छुप जाएंगे और किसी जहाज का इंतजार करेंगे। जहाज आ गया तो वो उसमें बैठकर इस मनहूस जजीरे से भाग जाएंगे। लड़की सुंदरी नहीं मानती थी, वो इनकार ही करती रही और इमरान उसे पकड़कर सुरंग से बाहर ले आया। जो ही लड़की सुरंग से बाहर आई वो गायब हो गई। इमरान बड़ा हैरान हुआ कि लड़की कहाँ चली गई। अब जो उसने अपनी कलाई को देखा तो उसके साथ सब्ज रंग का एक छोटा सा सांप लिपटा हुआ था। उस सांप की आंखें कफन पोश लड़की की इंसानी आंखें थीं। इमरान ने जल्दी से सांप को अपनी कलाई से झटक दिया। अगरचे उसे शीशनाग डस चुका था और शीशनाग ने इमरान से कह दिया था कि अब चाहे उसे जहरीले से जहरीला सांप क्यों न डस ले, उस पर जहर का कोई असर न होगा। फिर भी अपनी कलाई के साथ लिपटे हुए सांप को देखकर इमरान खौफजदा हो गया। सब्ज छोटा सांप इमरान की कलाई से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और इमरान को कफन पोश लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी। मेरे भाई, तूने मुझे गिरा दिया। मैंने कहा था कि मुझे बाहर ना निकालो। देख लो, तोमान के जादू से मैं सांप बन गई हूँ। अब वो जालिम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान के लिए समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इमरान ने झुककर सांप को देखा। सांप का मुंह खुला हुआ था। लड़की की आवाज सांप के मुंह से निकल रही थी। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि एक जीती जागती लड़की जादू से सांप बन गई है। उसने छोटे सब्ज सांप को जमीन पर से उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और कहा, सुंदरी, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? कफनपोश लड़की ने कहा, हाँ, जिस तरह तुम मेरी आवाज सुन रहे हो उसी तरह मैं भी तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। इमरान बोला, तुम फिक्र न करो, मैं अब तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगा। जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ चलोगी और उस जालिम तोमान को दिल से भुला दो। अब उसका जुल्म तुम पर हराम हो चुका है। वो तुम पर कभी जुल्मो सितम न कर सकेगा। अब ये अल्फाज इमरान के मुंह में ही थे कि जजीरे की जमीन हिलने लगी। सब्ज सांप ने घबरा कर अपनी गर्दन ऊपर कर ली और कहा, तोमान को मेरा पता चल गया है, वो इधर आ रहा है। भगवान के लिए, मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में न डालो, मुझे फेंक कर भाग जाओ। इमरान बोला, सुंदरी, मेरा नाम इमरान है और इमरान लड़कियों का एहतराम करता है और जो लड़की किसी जुल्म के पंजे में फंसी हुई हो उसकी मदद करना अपना फर्ज समझता है। मैं सच्चा मुसलमान हूँ और एक सच्चे मुसलमान का यही किरदार होता है कि वो औरतों पर रहम करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई। जजीरे की जमीन यूं हिल रही थी जैसे जल्जला आ गया हो। चट्टानें दाएं बाएं झूल रही थीं, दरख्त लहरा रहे थे। इतने में पुराने मकान की छत पर से तोमान की भयानक आवाज बुलंद हुई, कबर की लड़की, तूने बगावत करके अपनी मौत को आवाज दी है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे मुसलमान साथी को जिंदा न छोड़ूंगा। इमरान ने जल्दी से कफनपोश लड़की यानी छोटे सब्ज सांप को अपनी जेब में डाला और समुंदर की तरफ भाग उठा। सुराही का शरबत पीकर उसके जिस्म की ताकत वापस आ गई। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, साथ साथ ये भी सोच रहा था कि वह भागकर जाएगा कहाँ। वहां तो आगे समुंदर ही समुंदर था। चट्टानों में भी अगर वो किसी जगह छुप जाता है तो तोमान जादूगर है, वो उसे बड़ी आसानी से उसी जगह जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन इमरान के दिल में खुदा की ताकत का भी ख्याल था। उसके दिल में खुदा की मोहब्बत और अकीदत पूरे अरूज पर थी। उसे यकीन था कि अगर उसने जरा हिम्मत से काम लिया और कुफ्र और तिलिस्म के सामने हथियार ना डाले तो खुदा उसकी मदद करेगा। भागते भागते वो भूरी चट्टानों के दरमियान आ गया। अब उसे ख्याल आ रहा था कि काश उसके पास त्रिसौंग की अंगूठी दी हुई या अंबर की दी हुई ताकत होती। काश उसके पास लाश की चूड़ियां ही होती, फिर वो गायब हो जाता और तोमान उसका कुछ ना बिगाड़ सकता। जजीरे में जलजला आया हुआ था, जमीन हिल रही थी, लेकिन अजीब बात थी कि इमरान अभी तक भौंचाल की वजह से जमीन पर नहीं गिरा था। इससे इमरान का हौसला बुलंद हो गया और उसे यकीन हो गया कि तिलिस्म की काफराना ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसके बावजूद वो ये भी जानता था कि जादू अगर चल जाए तो इंसान आर्जी तौर पर ही सही लेकिन किसी भारी मुसीबत में फंस सकता है। यही सोचते हुए इमरान भागा चला जा रहा था। आगे अब समुंदर था। उसे अपने पीछे तोमान की दहशतनाक गरज सुनाई दी। तुम भागकर कहाँ चले जाओगे? तुम मेरे जजीरे पर हो। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें वहीं हलाक कर दूंगा। तुम मेरी सुंदरी को अगवा करके नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इमरान, उस बदबख्त जादूगर तोमान को इमरान का नाम भी मालूम हो गया। इसके साथ ही इमरान के दिल में कमजोरी आ गई। जब इंसान के दिल में जरा सा भी शक पैदा हो जाए तो उसका दिल कमजोर हो जाता है, और जब दिल कमजोर हो जाए तो उस पर जादू टूने का फौरन असर होने लगता है। इसके बावजूद इमरान ने हिम्मत नहीं हारी और वो भागता चला जा रहा था। चट्टानों का सिलसिला खत्म हो गया और अब समुंदर का साहिल आ गया। कफनपोश लड़की सांप की शक्ल में इमरान की जेब में थी। समुंदर के किनारे जब वो पहुंचा तो पीछे से तोमान जादूगर ने एक बड़ा सा पत्थर जादू के जरिए इमरान की तरफ फेंका। पत्थर को आग लगी हुई थी।
इमरान ने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा। उसे चट्टान में एक गार दिखाई दिया। वो जान बचाने के लिए उसके अंदर घुस गया। गार में जाले लटके हुए थे जो इमरान के मुंह से टकराए। इमरान उन्हें तेजी से हटाता हुआ आगे बढ़ता गया। जमीन उसी तरह भौंचाल से हिल रही थी और तोमान जादूगर के गुर्राने की आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। फिर ये आवाजें गार में दाखिल हो गईं और इमरान को अपने पीछे आग के शोले नजर आए जो उसकी तरफ अपनी जुबानें लहराते उसे निकलने के लिए चले आ रहे थे। तोमान जादूगर की गरजदार उसीली आवाज आई, अब मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। तुम दोनों मेरे तिलिस्म की आग में जलकर राख हो जाओगे। आगे गार बंद हो गई। सामने दीवार आ गई। इमरान को दहशत के मारे पसीना आ गया। आगे दीवार थी, पीछे आग के शोले जो उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इमरान समझ गया कि अब मौत सर पर खड़ी है और सिर्फ खुदा की जात ही उसे बचा सकती है। उसने बुलंद आवाज में कलमा शरीफ पढ़ा। कलमा पढ़ते ही इमरान ने दीवार के कोने में एक गोल सुराख देखा। उसके अंदर पत्थर का एक जीना नीचे उतर रहा था। इमरान को और कुछ न सूझा। वो उस सुराख में घुसकर जीना उतरने लगा। जीने पर तारीकी छाई थी। इमरान को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और नीचे क्या होगा। पत्थर का जीना खत्म हो गया। उसके पांव पानी में पड़े। नीचे कोई फर्श था जिसमें टखनों तक पानी खड़ा था। इमरान पानी में आगे को चला। यहाँ इतनी तारीकी और घुप अंधेरा था कि इमरान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो जमीन के अंदर चट्टानों की गहराई में कहीं चल रहा है। यहाँ जमीन नहीं हिल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे तोमान की तिलिस्मी आग के शोले भी अब उसका पीछा नहीं कर रहे थे, मगर इमरान को यह पता नहीं चल रहा था कि वो जा कहाँ रहा है और आगे वो कहाँ निकल आएगा। कुछ भी हो, वो अपनी और मजलूम लड़की की जान बचाने में कामयाब हो गया था। अचानक उसका चेहरा सामने दीवार से टकरा गया। वो गिरते गिरते बचा। उसने अंधेरे में टटोल कर देखा। आगे दीवार थी। वो एक बंद कमरे में कैद होकर रह गया। उसे अपने पीछे उस सुराख पर भारी पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई दी जहां से घुसकर वो नीचे उतरा था। तोमान ने भारी पत्थर गिराकर उस चट्टानी तहखाने के सुराख को बंद कर दिया। साथ ही ऊपर गार में तोमान की मकरू आवाज गूंजी, ये तुम दोनों के लिए जिंदा कब्र बन जाएगी। अब ना तुम जिंदा रहोगे ना सुंदरी। तुम बहुत जल्द मौत के मुंह में जाने वाले हो। मौत के लिए तैयार हो जाओ। अजियतनाक इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। और गार में देर तक तोमान के भयानक कहके की आवाज गूंजती रही। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और गायब हो गई। इमरान ने जमीन पर बैठकर इधर उधर पानी में हाथ मारा कि शायद कहीं से कोई सीढ़ी का रास्ता मिल जाए। फिर वो उठकर दीवारों को टटोलने लगा। ये पत्थर से काटकर बनाई गई दीवार थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं जहां पहले सुराखदार रास्ता बना हुआ था और जीना था। इमरान ने उस पर चढ़कर हाथ से टटोला तो सुराख भारी पत्थर से बंद था। ये पत्थर इतना बड़ा था कि इमरान इसे सारी जिंदगी भी कोशिश करता रहता तो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला सकता था। वो वहीं सीढ़ियों के अंधेरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में किसी तरफ से पानी गिरने लगा है। इमरान ने उठकर जहां से पानी की आवाज आ रही थी उधर हाथों से टटोला। पानी एक छोटी सी नाली के जरिए बड़ी तेजी से तहखाने में दाखिल हो रहा था। पत्थर के तहखाने में पानी भरने लगा। इसका मतलब था कि बहुत जल्द पानी इमरान के सर के ऊपर तक चला जाएगा और वो कफन पोश सांप लड़की के साथ ही पानी में डूबकर मर जाएगा। इमरान घबरा जरूर गया मगर उसने अपने होशो हवास नहीं खोए। वो बराबर वहां से फरार होने का कोई रास्ता तलाश करने लगा। उसे अपनी जेब ही से कफन पोश सांप लड़की की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, इमरान इमरान। इमरान ने जेब में से सांप निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। कफन पोश सांप लड़की सुंदरी ने कहा, इमरान मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम भी अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी रूह को मरने के बाद भी यही पछतावा लगा रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। इमरान ने सटपटा कर कहा, इन बातों का ये वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने की कोई तदबीर हो सकती है कि नहीं। सांप लड़की ने कहा, काश मैं तुम्हें कोई तरकीब बता सकती, लेकिन मुझे इस चट्टानी जजीरे के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं पानी की आवाज सुन रही हूँ। ये पानी चट्टानों के अंदर ही अंदर चला आ रहा है और ये समुंदर का पानी है। कुछ देर बाद ये तहखाना पानी से भर जाएगा और हम दोनों इसमें डूबकर मर जाएंगे। काश मैं तुम्हें आवाज देकर ना बुलाती। इससे तो बेहतर था कि मैं कब्र में ही पड़ी रहती। इमरान ने गुस्से में कहा, ये बातें बंद करो और मुझे सोचने दो। इमरान ने सांप लड़की को अपनी जेब में डाल लिया और एक बार फिर पथरीली दीवारों को अंधेरे में टटोलने लगा कि शायद कहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन वो तो पत्थर की दीवारें थी। लगता था कि चट्टान को अंदर से तराश कर तहखाना बना दिया गया है। वहां ना तो कोई दर्ज थी और ना कोई पत्थर की ईंट ही लगी हुई थी कि जिसे इमरान उखाड़ने की कोशिश करता। पानी पूरी रफ्तार और तेज आवाज के साथ तहखाने में गिर रहा था और तहखाने का पानी अब इमरान के घुटनों तक आ गया। इमरान अंधेरे में हाथ मारता उस नाली तक गया जिसमें से समुद्र का पानी अंदर तहखाने में गिर रहा था। ये नाली इतनी ही चौड़ी थी कि इमरान अपना हाथ इसमें डाल सकता, उसके अंदर खुद दाखिल नहीं हो सकता था। नाली भी पत्थर को काट कर बनाई गई थी।
और इतनी पक्की थी कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। इमरान घुटने घुटने पानी में कभी तहखाने की इस दीवार की तरफ जाता और कभी दूसरी दीवार की तरफ। उसे जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पानी तेजी से तहखाने में भर रहा था। इमरान पत्थर की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर वाले जीने पर आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि पानी अब कौन से जीने तक पहुंच गया है। वह चूंकि सबसे ऊपर वाले जीने के पत्थर पर खड़ा था, इसलिए अभी तक पानी उसके पांव तक नहीं आया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ठंडा ठंडा पानी इमरान के पांव को लगा तो उसने यूं खौफ के मारे पांव ऊपर उठा लिए जैसे उसे सांप ने छू लिया हो। पानी अब 4 सीढ़ियां चढ़कर इमरान के जीने वाले पत्थर तक आ गया। फिर पानी इमरान के घुटनों तक आ गया। इमरान ने जेब से कफन पोश सांप लड़की को निकालकर अपने हाथ में ले लिया। पानी अब उसके सीने तक पहुंच गया। फिर पानी ऊपर आते आते उसकी गर्दन तक आ गया। इमरान को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अब उसका बचना असूली तौर पर नामुमकिन था। पानी अब उसके होंठों को छूने लगा। इमरान ने अपनी एड़ियां उठा ली। पानी जरा नीचे हो गया, मगर दूसरी तरफ से पानी बराबर बड़ी तेजी से तहखाने में दाखिल हो रहा था। 2 मिनट बाद पानी की सतह एक बार फिर इमरान के होंठों तक पहुंच गई। जब पानी इमरान की नाक तक आ गया तो इमरान ने आंखें बंद करके खुदा को याद किया और दिल से दुआ की, ए पाक परवरदिगार, अपनी रहमत के सदके मुझे इस हौलनाक मौत से बचा ले। अभी इमरान ने दुआ मांगी ही थी कि उसके कानों में गिड़गिड़ाहट की आवाज आई। इमरान ने सांप वाला हाथ पानी से बाहर निकाल रखा था। गिड़गिड़ाहट की आवाज ऐसी थी जैसे पानी बड़ी तेजी से किसी गड्ढे में गिर रहा हो। इमरान ये महसूस करके हैरान रह गया कि पानी की सतह कम हो रही थी। पहले पानी उसकी नाक तक था, अब वो उसके होंठों तक आ गया। फिर नीचे खिसक कर उसकी गर्दन तक पहुंच गया। पानी की जबरदस्त गिड़गिड़ाहट अंधेरे में इस तरह सुनाई दे रही थी। इमरान की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अचानक पानी किधर गायब होना शुरू हो गया है, जबकि इस तहखाने में पानी के निकलने की कोई जगह नहीं थी। पानी अब इमरान के सीने तक आ गया। फिर पानी उसकी रानों से नीचे उतरता हुआ उसके पांव से भी नीचे चला गया। इमरान ने नीचे जीने पर कदम रखा। पानी वहां भी नहीं था। इमरान पत्थर के जीने से उतरकर तहखाने के फर्श पर आ गया। फर्श बिल्कुल खाली था। पानी एकदम से खुदा जाने किधर गायब हो गया। अब पानी की गिड़गिड़ाहट की आवाज बंद हो गई। इमरान अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अचानक एक दूसरी गिड़गिड़ाहट की आवाज बुलंद हुई। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर अपनी जगह से खिसक रहा हो। अब एक तरफ से हल्की हल्की धुंधली धुंधली रोशनी की किरणें आने लगी। इमरान हैरान खड़ा उस रोशनी को देख रहा था कि यह कहां से आ रही है। कफनपोश लड़की सांप की शक्ल में उसके हाथ में थी। इमरान को उसकी कमजोर आवाज आई, इमरान, ये रोशनी कैसी है? भगवान हमारी मदद कर रहा है। पानी भी गायब हो गया है। अब यहाँ से भाग चलो। इमरान की नजरें जिस तरफ से रोशनी आ रही थी उस तरफ जमी हुई थी। दीवार में एक चौड़ा शगाफ पैदा हो गया। पानी उसी शगाफ में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया। इमरान ने सांप लड़की से कहा, तुम अब बिल्कुल मत बोलना, खामोश रहना। इमरान ने सांप लड़की को अपनी जेब में डाल लिया और जीने के पत्थरों से उतरकर दीवार के शगाफ की तरफ बढ़ा। धुंधली रोशनी शगाफ की दूसरी तरफ से आ रही थी। इमरान कदम कदम चलता शगाफ के पास आकर रुक गया। उसने गर्दन जरा आगे करके देखा। दूसरी तरफ एक गार का झरा सा बना हुआ था जो कई 100 साल पुराना लगता था। पानी वहां बिल्कुल नहीं था। मालूम होता था कि पानी जमीन के अंदर कहीं चला गया है। इमरान को धुंधली रोशनी में गार के उस पुरस्रार हुजरे में जमीन पर पड़ा हुआ एक संदूक नजर आया। या खुदा, ये संदूक यहाँ किसने रख दिया? इमरान सोचने लगा। जरूर इसमें कोई खजाना होगा। इमरान शगाफ में से हुजरे में आ गया। वह संदूक को झुककर देखने लगा। संदूक सोने का था और उसके ढक्कन पर किसी अजीबोगरीब जुबान में एक इबारत लिखी थी। इमरान उसे नहीं समझ सका। वह संदूक की दूसरी तरफ आ गया। संदूक एक संगमरमर के छोटे से चबूतरे पर रखा हुआ था। उसके सरहाने की जानिब दीवार के ताक में पत्थर की एक तख्ती पड़ी थी। उस तख्ती पर भी उसी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। संदूक को ताला नहीं लगा था। इमरान ने उसे खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वहीं रुक गया। कहीं इस पर जादू ना किया गया हो, इमरान ने सोचा। वह सोच रहा था कि संदूक खोले या ना खोले कि एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। इमरान ने घूरकर धुंधली रोशनी में संदूक की तरफ देखा। संदूक का ढकना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। इमरान एक कदम पीछे हट गया। संदूक थोड़ा और खुल गया। संदूक अपने आप खुल रहा था। इमरान दीवार के शगाफ के पास जाकर खड़ा हो गया कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बात भी उसके जहन में थी कि बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। फिर भी वो संदूक से दूर ही रहना चाहता था। संदूक बहुत पुराना था। वो चिड़चिड़ा रहा था। संदूक का ढकना पूरा खुल गया, मगर उसके अंदर से कोई शय बाहर न निकली। इमरान को यकीन हो गया कि यह जादू के जोर से खुला है और यह जादू तो मान ही कर रहा होगा। अचानक संदूक में से एक इंसानी धड़ ऊपर को उठकर बैठ गया। इमरान के मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। ये आधा धड़ एक बेहद बूढ़ी औरत का था, जिसके सर पर सफेद मोतियों और हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ शाही ताज था और लिबास सफेद मखमल का था। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरे पर इस कदर झुर्रियां पड़ी थी कि सारा चेहरा लकीरों से ढका हुआ था।
इमरान उस बूढ़ी औरत को खुली खुली आंखों से देखने लगा। उसे इतनी तसल्ली जरूर हुई कि संदूक के अंदर से कोई सांप या तिलिस्मी जिन भूत नहीं निकला, बल्कि एक ज़ईफ औरत ही बरामद हुई है। यह बूढ़ी ज़ईफ औरत संदूक के अंदर बैठी हुई थी। उसने अपनी गहरी नीली आंखें इमरान की तरफ उठाईं और बेहद कमजोर, बूढ़ी और कपकपाती हुई आवाज में कहा, मैं 10,000 साल से इस संदूक में किसी का इंतजार कर रही थी कि वो इस कोठरी में आए और मेरा अमल पूरा हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इमरान का हलक जैसे खुश्क हो रहा था। उस पर अभी तक हल्का हल्का खौफ सवार था कि खुदा जाने ये औरत कोई चुड़ैल ही हो। वो शगाफ के पास खड़ा उसे तक रहा था। ज़ईफ औरत की आंखें इमरान पर गड़ी हुई थी। वो उसे गौर से देख रही थी। फिर ज़ईफ औरत के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हुई। उसने अपना बूढ़ा झुर्रियों भरा हाथ उठाकर इमरान को इशारे से अपने पास बुलाया, मगर इमरान डर के मारे उसके करीब ना गया, वहीं खड़ा रहा। ज़ईफ औरत ने जो किसी मुल्क की मलका लगती थी लरजती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे मोहसिन भी हो और अब दोस्त भी। तुम्हारी वजह से मुझे 10,000 साल बाद नई जिंदगी मिली है। तुम मुझसे क्यों डरते हो? मेरे पास आओ। इमरान ने थोड़ी सी हिम्मत की और आहिस्ता से चलकर संदूक के करीब आ गया। अब वो सुर्खों सफेद रंगत और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे और रुई के गालों जैसे सफेद बालों वाली अजीबोगरीब ज़ईफ औरत को तकने लगा। उसने सफेद मखमल का शाहाना लिबास पहन रखा था जिसमें हीरे मोती जुड़े थे। वो हुजरे की धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। ज़ईफ औरत के लिबास से किसी ऐसे इतर की खुशबू आ रही थी जिसे इमरान ने जिंदगी में पहले कभी नहीं सूंघा। औरत ने अपना बूढ़ा हाथ संदूक की दीवार पर रख दिया और इमरान की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान। इमरान ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। ज़ईफ औरत ने कहा, यह नाम मेरी समझ में नहीं आया। मैं 10,000 बरस पहले के ज़माने की हूँ। हमारे ज़माने में लोग ऐसे नाम नहीं रखते थे। मेरा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब इमरान ने हौसला करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो और इस संदूक में 10,000 साल से कैसे जिंदा हो? ज़ईफ औरत ने कहा, मेरा नाम मलका मिशकाली है। आज से 10,000 साल पहले मिस्र के फिरौनों की सल्तनत से भी पहले मैं दजला और फरात की वादी में हुकूमत करती थी। मेरी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। मेरा हुस्न बेमिसाल था। लोग दूर दूर से मेरे हुस्न की एक झलक देखने आते। मैं नौजवान थी मगर मैंने शादी नहीं की। मुझे अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बड़ा गरूर था। मैं किसी नौजवान को पसंद न करती थी। फिर ऐसा हुआ कि कुदरत ने मुझे मेरे गरूर की सजा दी और एक रात मेरे महल में एक दरवेश आया जिसने कहा, मलका मिशकाली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे धक्के देकर अपने महल से निकलवा दिया। उस दरवेश ने मुझे जाते जाते बददुआ दी और कहा, मिशकाली, तू ऐन जवानी में इतनी बूढ़ी हो जाएगी कि लोग तुझे पहचान भी ना सकेंगे। तेरे दरबारी, तेरे घर वाले तुझे उठाकर जंगल में फेंकेंगे। मैंने दरवेश की बददुआ की कोई परवाह न की। मैं रात को रेशमी बिस्तर पर फूलों और इतर की खुशबू में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कदर बूढ़ी और ज़ईफ हो चुकी थी कि मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। मैंने शीशा देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरी कनीज़ों ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह हमारी मलका मिशकाली नहीं है, यह कोई चुड़ैल है जो हमारी मलका के बिस्तर पर आ गई है। बस मेरे महल की कनीज़ों ने मुझे उठाकर जंगल में एक चश्मे के पास फेंक दिया। मैं वहां अकेली लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही, दिल में खुदा से अपने गुनाहों की मुआफिया मांगती। एक दिन जंगल में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उसने मुझे देखा तो कहा, मिशकाली, बद्दुआ का असर पूरा होगा। अब तू 10,000 साल तक इसी तरह बूढ़ी ही रहेगी। तू मर भी नहीं सकेगी और फिर से जवान भी नहीं हो सकेगी। मैंने उस बुजुर्ग से कहा, खुदा के लिए मेरे लिए कुछ करो। खुदा से मुझे मुआफ़ी दिलवा दो, मेरे गुनाह मुआफ़ करा दो। बुजुर्ग कुछ देर आंखें बंद करके खामोश रहा। फिर उसने आंखें खोली और कहा, मिशकाली, मैं तेरे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुझे एक संदूक में बंद करके जमीन में दफन कर दूं। तेरा संदूक जमीन के अंदर ही अंदर चलते चलते एक गहरे समुद्र के वीरान जजीरे की चट्टान के नीचे पहुंच जाएगा। जब 10,000 बरस गुजर जाएंगे तो चट्टान के अंदर समुद्र का पानी आएगा। वो पानी तेरे हुजरे में से होकर जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर एक नौजवान तेरे हुजरे में दाखिल होगा, तब तेरा संदूक अपने आप खुल जाएगा और फिर तू अपनी जवानी की असल शक्ल में वापस आ जाएगी। लेकिन तू अपनी सल्तनत और अपने घर बार से 10,000 साल दूर जा चुकी होगी। यह है मेरी कहानी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ इमरान, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अगर तुम ना आते और समुद्र का पानी मेरे संदूक के नीचे से होकर ना गुजरता तो खुदा जाने अभी कितने साल और इसी संदूक में बंद रहती। इमरान हैरानी के साथ इस ज़ईफ बूढ़ी औरत की कहानी उसकी जुबानी सुन रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, अगर तेरी कहानी सच्ची है तो फिर तू एक बूढ़ी ज़ईफ क्यों है? बुजुर्ग के कहने के मुताबिक तू अपनी असली शक्ल इख्तियार क्यों नहीं कर लेती? बूढ़ी औरत ने अपना बुढ़ापे की वजह से हिलता हुआ सफेद बालों वाला सर उठाकर इमरान की तरफ देखा और बोली, अगर मैं अपनी असली शक्ल पर वापस आ गई तो क्या फिर तुमको मेरी कहानी पर यकीन आ जाएगा? इमरान ने कहा, फिर शक करने की कोई वजह नहीं होगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसके पोपले मुंह में एक भी दांत नहीं था। कमजोर लरजती हुई आवाज में कहने लगी, बुजुर्ग का कॉल पूरा होगा इमरान, मैं फिर से जवान लड़की बन रही हूँ। मेरी तरफ देखते रहना।
इमरान की आंखें पहले ही उस ज़ईफ औरत के झुर्रियों भरे चेहरे पर लगी थीं। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अचानक एक रोशनी सी आ गई। इमरान ने देखा कि बूढ़ी औरत का सर हिलना बंद हो गया है। उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होने लगे। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होना शुरू हो गईं और देखते देखते इमरान की आंखों के सामने बूढ़ी ज़ईफ औरत एक नौजवान लड़की बन गई, जो इस कदर खूबसूरत थी कि इमरान की निगाह उस पर नहीं ठहरती थी। वो अशश्तर हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक 200 साल की बुढ़िया अचानक 19-20 साल की जवान लड़की भी बन सकती है। मलका मिश्काली इमरान की तरफ देखकर जवान लड़की भी बन सकती है। मलका मिश्काली इमरान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी नीली आंखों से सितारों की रोशनी निकल रही थी। उसके दांत सफेद मोतियों की तरह चमकीले थे। स्याह बाल रेशम की मानंद थे, जिनमें से इतर की खुशबुएं उठ रही थीं। लिबास शाहाना था। वाकई मलका मिश्काली का हुस्न बेमिसाल था। वह बेहद खूबसूरत थी। इतनी सुर्ख और सफेद खूबसूरत औरत इमरान ने पहले कभी नहीं देखी थी। मलका मिश्काली संदूक से बाहर निकल आई। उसका शाही मखमल का लिबास फर्श को छू रहा था। उसने इमरान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बड़ी शगुफ्ता और घंटियों जैसी आवाज में बोली, इमरान, अब तुम्हें जरूर यकीन आ गया होगा कि मैं वाकई मलका मिश्काली हूँ, जो आज से 10,000 बरस पहले दरिया दजला की वादी ओरिया में हुकूमत करती थी। इमरान ने कहा, हाँ मलका मिश्काली, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने जो कुछ कहा वह लफज लफज दुरुस्त था। मलका मिश्काली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे इस लड़की से तारुफ कराओ जिसको तुमने सांप की शक्ल में अपनी जेब में डाल रखा है। इमरान तो हैरानी से उछल पड़ा, मलका मिश्काली, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरी जेब में सांप की शक्ल वाली लड़की है? मलका मिश्काली मुस्कुराने लगी, इमरान, 10,000 साल संदूक में बंद रहने के बाद मेरे अंदर कुछ ताकतें पैदा हो गई हैं जो मैं अभी तुम पर जाहिर नहीं कर सकती। उसी ताकत के जरिए मैंने तुम्हारी जेब में रखे हुए सांप को पहचान लिया। इमरान ने जेब से सांप लड़की को निकालकर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, मलका मिश्काली, इसका नाम सुंदरी है। ये बंबई शहर के एक सौदागर की बेटी है, मगर तोमान नाम का एक जादूगर इसे अगवा करके इस जजीरे में ले आया। मैं इसे जालिम जादूगर की कैद से छुड़ाकर भाग रहा था कि उसने इसे जादू के जरिए सांप बना दिया और मुझे इस चट्टान के अंदर बंद करके समुद्र का पानी छोड़ दिया। मलका मिश्काली ने कहा, यह मैं सब जान गई हूँ। इस लड़की की शक्ल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतना कहकर मलका मिश्काली ने अपना सीधा हाथ सांप के सर पर रखा और इमरान से कहा, इसे नीचे रख दो। इमरान ने सांप लड़की को जमीन पर रख दिया। मलका मिश्काली ने कहा, इमरान, मेरी एक शर्त है और वो ये कि मैं नहीं चाहती कि सिवाय तेरे किसी दूसरे को मेरे बारे में इल्म हो और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुझे देखे। इमरान बोला, मगर मलका मिश्काली, इस सांप लड़की ने तो तुम्हें देख लिया होगा और हमारी बातें भी सुन ली होंगी। मिश्काली कहने लगी, नहीं, मैंने इसके कान और आंखें बंद कर दी हैं। इसने ना मुझे देखा है और ना अभी तक मेरी और तुम्हारी बातें ही सुनी हैं। मुझसे वादा करो कि तुम किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। इमरान ने कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा, मगर जब तुम मेरे साथ होगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हें देख लेंगे। मलका मिश्काली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे सिवा दुनिया का कोई शख्स ना मुझे देख सकेगा और ना मेरी आवाज ही सुन सकेगा। इस पत्थर के हुजरे से बाहर निकलते ही मैं सिवाय तुम्हारे सारी दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो जाऊंगी। मैं जमीन पर तुम्हारे सामने मौजूद होंगी। तुम मुझे देख सकोगे, मुझसे बातें कर सकोगे, लेकिन तुम्हारे सिवा कोई दूसरा शख्स ना मुझे देख सकेगा ना मेरी आवाज ही सुन सकेगा। इमरान बोला, लेकिन मलका मिश्काली, हम इस बंद चट्टान के अंदर से कैसे बाहर निकलेंगे? मुझे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मलका मिश्काली मुस्कुराई, कहने लगी, तुम इस सांप लड़की को उठाकर अपनी जेब में रख लो और मेरे साथ आओ। इमरान ने जल्दी से जमीन पर से सांप लड़की को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। मलका मिश्काली दीवार के शगाफ में से निकलकर साथ वाले उस हुजरे में आ गई जिसमें जादूगर तोमान ने इमरान को बंद करके पानी छोड़ दिया था। वो पत्थर का जीना चढ़कर उस पत्थर के सामने खड़ी हो गई जो हुजरे के सुराख के आगे जादूगर तोमान डालकर रास्ता बंद कर गया। इमरान खामोश निगाहों से मलका मिश्काली को देख रहा था। मलका मिश्काली ने पत्थर को अपना हाथ लगाया। पत्थर एक गिड़गिड़ाहट के साथ पीछे हटकर गिर पड़ा। दिन की रोशनी अंदर आ गई। मिश्काली ने इमरान को साथ लिया और चट्टान के सुरंग से बाहर निकल आई। बाहर आसमान पर बादल उसी तरह थे। बारिश रुक गई थी। खूबसूरत नौजवान मलका मिश्काली ने खुली फिजा में एक गहरा सांस लिया और बोली, इमरान, 10,000 साल बाद मैंने पहली बार खुली हवा में ठंडा सांस लिया है। लगता है मैं फिर से पैदा हुई हूँ। ये बताओ कि ये कौन सा जमाना है? इस इलाके पर किसकी हुकूमत है? इमरान बोले, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा मलका, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि इस जजीरे पर जादूगर तोमान की हुकूमत है और वो मेरी ताक में लगा है। मुझे खतरा है कि उसे पता चल गया होगा कि हम चट्टान से बाहर निकल आए हैं। अब वो यहाँ आकर अपने तिलिस्म के जोर से हमें मार डालेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। इमरान बोला, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा मलका, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि इस जजीरे पर जादूगर तोमान की हुकूमत है और वो मेरी ताक में लगा है। मुझे खतरा है कि उसे पता चल गया होगा कि हम चट्टान से बाहर निकल आए हैं। अब वो यहाँ आकर अपने तिलिस्म के जोर से
हमें या तो आग में भस्म कर देगा या पत्थर बना देगा। मलका मिश्काली ने किसी कदर गुस्से के साथ कहा, तुम उसे आ जाने दो, मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा। उसने नौजवान लड़की पर बड़े जुल्म किए हैं, उसे उसके जुल्म की सजा मिलकर रहेगी। और हाँ, अब तुम अपनी सांप लड़की को भी बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि अब वह ना तो मुझे देख सकेगी और ना मेरी आवाज ही सुन सकेगी। इमरान ने कहा, उसे जेब से बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं, वो सांप की शक्ल में मेरी जेब में महफूज पड़ी है। मलका मिश्काली ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सांप से उसे दोबारा लड़की बना दूं? इमरान ने चौंक कर मलका मिश्काली की तरफ देखा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मिश्काली? क्यों नहीं, सांप को बाहर निकाल कर जमीन पर रख दो। मलका मिश्काली ने बड़े सुकून से कहा। इमरान ने उसी वक्त जेब में हाथ डालकर सांप को निकालकर साहिल समुंदर की रेत पर रख दिया। सांप लड़की सुंदरी ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, इमरान, देखा, भगवान ने हमारी मदद की और हमें चट्टान के अंदर से बाहर निकाल दिया। मगर तुमने मुझे अपनी जेब से बाहर क्यों निकाला है? तोमान जादूगर को पता चल गया होगा, वो अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से भाग चलो इमरान। इमरान ने महसूस कर लिया था कि सांप लड़की को मलका मिश्काली नजर नहीं आ रही, हालांकि वो बिल्कुल करीब खड़ी थी। इमरान ने कहा, मैं तुम्हें फिर से लड़की की शक्ल देने वाला हूँ। सांप ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुम भी जादूगर हो? इमरान बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे खुदा के हुक्म से तुम दोबारा इंसानी शक्ल में आ जाओगी। तब इमरान ने मलका मिश्काली की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ठीक कहा ना? मलका मिश्काली ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने इमरान, दुनिया में जो कुछ होता है खुदा ही की मर्जी से होता है। अब सांप लड़की ने बौखला कर पूछा, इमरान, ये तुम अपने ही आप क्या बातें करने लगे? तब इमरान को बिल्कुल ही यकीन हो गया कि सांप लड़की मलका मिश्काली को ना तो देख रही है और ना ही उसकी आवाज सुन रही है। मलका मिश्काली बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिवाय तुम्हारे अब ना तो कोई दूसरा शख्स मुझे देख सकेगा और ना ही मेरी आवाज सुन सकेगा। मैं तुम्हारी दोस्त सुंदरी को सांप से लड़की बनाने लगी हूँ। और मलका मिश्काली ने सांप लड़की के जिस्म पर अपना हाथ लगाया तो वो एकदम से खूबसूरत लड़की बन गई। अपने आप को दोबारा इंसानी शक्ल में देखकर कफन पोश लड़की सुंदरी दंग होकर रह गई। उसने इमरान के हाथ चूमकर आंखों से लगाए और मुसर्रत के साथ बोली, इमरान, तुमने कमाल कर दिया, मैं फिर से लड़की बन गई। अब भगवान के लिए किसी तरफ छुप जाते हैं, तोमान जादूगर आ ही रहा होगा, उसे जरूर हमारी खबर मिल गई होगी। इसके साथ ही जमीन एक बार फिर हिलने लगी। कफन पोश लड़की ने चीख कर कहा, इमरान, तोमान जादूगर आ रहा है, समुद्र में कूद चले, हम तैर कर किसी तरफ निकल जाएंगे। मलका मिश्काली अपने शाहाना लिबास में कफन पोश लड़की सुंदरी के पास ही खड़ी थी, मगर सुंदरी ना तो मिश्काली को देख रही थी और ना उसे उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। मलका मिश्काली ने बड़ी शान से कहा, इमरान, इस लड़की को कहो कि खामोश रहे। इमरान ने कहा, लेकिन जमीन हिल रही है, तोमान जादूगर जरूर यहाँ पहुंच जाएगा। सुंदरी बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम किससे बातें कर रहे हो? इमरान ने कहा, मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ सुंदरी, बस तुम खामोश रहो, मुझे सोचने दो। कफन पोश लड़की सुंदरी मायूस होकर जमीन पर बैठ गई। जमीन पर जलजला आ रहा था। मलका मिश्काली ने इमरान से कहा, तुम अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहना, तोमान को आ लेने दो, मैं उसे संभाल लूंगी। कफन पोश लड़की सुंदरी बहुत घबरा रही थी। उसने तोमान जादूगर के जुल्मों सितम देखे हुए थे, वो भौंचाल से सख्त खौफजदा थी, वो रोने लगी। मलका मिश्काली ने इमरान को बुलंद आवाज में कहा, इमरान, इसे चुप कराओ। इमरान ने सुंदरी को डांटा, सुंदरी खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, तोमान को आने दो, मैं उसे ऐसा मजा चिखाऊंगा कि याद रखेगा। मलका मिश्काली की नजरें दूर चट्टानों की तरफ लगी थीं। अचानक उधर से तोमान जादूगर नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक नेजा था जिसके सिरे पर आग लगी हुई थी। कफन पोश लड़की सुंदरी चीख मारकर इमरान से लिपट गई। तोमान जादूगर ने गरजदार आवाज निकाली, अब तुम बच न सकोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इमरान ने महसूस किया कि तोमान जादूगर भी मलका मिश्काली को नहीं देख रहा था। तोमान ने जोर से नेजा इमरान और सुंदरी की तरफ उछाला। नेजा एक गिड़गिड़ाहट के साथ इमरान की तरफ आया। मलका मिश्काली ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। उसके हाथ उठाते ही नेजे की आग बुझ गई और वो दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। तोमान जादूगर ने जब ये देखा तो गुस्से में फुंकारा। उसने जोर से जमीन पर अपना पांव मारा। जमीन हिल गई, चट्टानें लरज उठी। तोमान जादूगर ने दूसरी बार जमीन पर पांव मारा तो वहां एक ऐसा मगरमच्छ पैदा हो गया जिसके मुंह से आग के लंबे लंबे शोले निकल रहे थे। मगरमच्छ आग उगलता इमरान और सहमी हुई लड़की सुंदरी की तरफ बढ़ा। उसके नथनों से गिड़गिड़ाहट की फुंकारें निकल रही थीं। मलका मिश्काली ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठा दिया। मिश्काली के हाथ के उठते ही मगरमच्छ फिजा में 50 फुट ऊपर उछला और फिर इतनी जोर से चट्टान के साथ टकराया कि उसके जिस्म के टुकड़े उड़ गए। तोमान जादूगर ने जब अपना हर तिलिस्म नाकाम होते देखा तो समझ गया कि इमरान और सुंदरी के पीछे कोई जबरदस्त ताकत काम कर रही है, मगर वो भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना आखिरी तिलिस्म आजमाने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोनों बाजू फिजा में बुलंद करके हलक से हाथी जैसी भयानक चिंगाड़ की आवाज निकाली और एकदम से एक हाथी की शक्ल में आ गया और अपनी सूंड हिलाता दीवाने हाथी की तरह इमरान और सुंदरी को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ा।
मलका मिशकाली भी बेखबर नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर अपने हाथ का इशारा हाथी की तरफ किया। हाथी जमीन से ऊपर उछला और इस बार वो 200 फुट बुलंद होकर फिजा में लटक गया। मलका मिशकाली ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तोमान, तू जालिम है, तेरा अंजाम आ गया है। मलका मिशकाली ने हाथ को फिजा में झटका दिया। इसके साथ ही तोमान जादूगर, जो हाथी बना हुआ था, फिजा में से उछलकर नीचे चट्टानों के ऊपर जबरदस्त आवाज के साथ गिरा। एक धमाका हुआ और तोमान जादूगर की हड्डियां इधर उधर बिखर गईं। कफनपोश लड़की और इमरान दोनों फटी फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। सुंदरी ये समझ रही थी कि ये सब कुछ इमरान कर रहा है, मगर इमरान को मालूम था कि ये सारा करिश्मा मलका मिशकाली का है। जब तोमान तबाह होकर खत्म हो गया तो कफनपोश लड़की सुंदरी ने खुश होकर इमरान से कहा, इमरान, ये तुमने कैसे कर दिखाया? क्या तुम भी जादू जानते हो? इमरान ने मुस्कुराकर मलका मिशकाली की तरफ देखा और सुंदरी से कहा, यह हमारे एक हमदर्द साथी ने सब कुछ किया है। कफनपोश सुंदरी ने इधर उधर देखकर कहा, लेकिन यहाँ तो मुझे हम दोनों के सिवा और कोई नजर नहीं आता। फिर तुम किस हमदर्द साथी की बात कर रहे हो? इमरान ने कहा, ये तुम ना समझ सकोगी सुंदरी। अब तुम मुतमईन हो जाओ, हमारा दुश्मन खत्म हो गया है। कफनपोश सुंदरी ने कहा, लेकिन इमरान, अब हम इस जजीरे से कैसे बाहर निकलेंगे? इमरान बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। मलका मिशकाली कहने लगी, इमरान, मेरे साथ आओ। इमरान ने कफनपोश सुंदरी को साथ लिया और मलका मिशकाली के साथ चलने लगा। सुंदरी ने ताज्जुब से पूछा, इमरान, हम कहाँ जा रही हैं? इमरान बोला, तुम चुप रहो और मैं जो कुछ करूं बस उसे देखती रहो, कोई सवाल न करो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूं। मलका मिशकाली बड़ी शान से एक मलका की तरह आगे आगे चल रही थी। वो समुद्र के किनारे आकर रुक गई। वो समुद्र की तरफ देख रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा खामोश और संजीदा था। इमरान सुंदरी के पास ही खड़ा था। सुंदरी ने फिजा में सूंघते हुए कहा, इमरान, मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इमरान ने चौंक कर मलका मिशकाली की तरफ देखा। मलका मिशकाली ने इमरान से कहा, हाँ, मेरी लिबास की खुशबू से आ सकती है। इसके लिए इतना ही काफी है। इमरान ने पूछा, हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? कफनपोश सुंदरी ने कहा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं? उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम ही तो मुझे यहाँ तक लाए हो। इमरान ने झिल्ला कर कहा, खुदा के लिए खामोश रहो सुंदरी, अपनी जुबान बंद रखो। सुंदरी ने खामोश होकर अपना सर झुका दिया। मलका मिशकाली ने कहा, यह लड़की बहुत बातें करती है, इसे इसके माँ बाप तक जल्दी पहुंचा देना चाहिए। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मगर यहाँ से हम निकलेंगे कैसे? वो जानबूझकर मलका मिशकाली का नाम नहीं ले रहा था ताकि कफनपोश लड़की को ज्यादा हैरानी ना हो कि ये मलका मिशकाली कौन वहां आ गई है। मिशकाली की आंखें अब भी खुले समुद्र पर लगी हुई थीं, जिस पर दिन की रोशनी फैली हुई थी। समुद्र दूर दूर तक खाली पड़ा था। उस पर कोई जहाज नजर नहीं आ रहा था। इमरान की समझ में नहीं आ रहा था कि मलका मिशकाली समुद्र पर किसको तक रही है। वो भी समुद्र की तरफ देख रहा था। कफनपोश लड़की ने पूछ ही लिया, इमरान, तुम समुद्र की तरफ क्या देख रहे हो? वहां कोई जहाज नहीं आएगा। अब ये लफ्ज सुंदरी के होंठों से निकले ही थे कि अचानक समुद्र की सतह पर एक जहाज नमूदार हुआ। वो जजीरे की तरफ आ रहा था। सुंदरी खुशी से बेख्तियार चिल्ला उठी, इमरान, जहाज, जहाज, वो हमारी तरफ आ रहा है। इमरान ने मलका मिशकाली की तरफ देखा। खूबसूरत मिशकाली मुस्कुराने लगी। इमरान ने सुंदरी से कहा, देखा, मैंने कहता था कि खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। जहाज आ गया है। ये एक मालबरदार जहाज था। वो साले समुद्र से कुछ फासले पर समुद्र में ही लंगर डालकर रुक गया। फिर उसमें से एक कश्ती उतारकर समुद्र में डाल दी गई। कश्ती में 2 मल्लाह सवार थे। ये मोटर कश्ती थी और पेट्रोल से चलती थी। मोटर कश्ती साले समुद्र पर आई तो मल्लाहों ने, जो अंग्रेज थे, गौर से इमरान और सुंदरी को देखा। एक अंग्रेज मल्लाह ने इमरान से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आ गए? सुंदरी ने फौरन अंग्रेजी में कहा, भगवान के लिए हमें यहाँ से ले चलो, हमें एक जादूगर यहाँ ले आया था। इमरान ने कफनपोश सुंदरी को डांट कर चुप कराया और खुद अंग्रेज मल्लाह से अंग्रेजी में कहा, हम बम्बई से दुबई जा रहे थे कि बदकिस्मती से समुद्र में गिर गए। हमने बहुत शोर मचाया, मगर चूंकि रात का वक्त था, किसी ने जहाज पर हमारी आवाज न सुनी। हम बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह जान बचाकर इस जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब हमें यहाँ से अपने साथ ले चलो। अंग्रेज मल्लाह बोला, तुम खुशकिस्मत हो, हमारे जहाज का ये रूट नहीं है। हम कभी जहाज लेकर इस जजीरे पर नहीं आए। आज इत्तफाक से जहाज के कैप्टन को एक खास जड़ी बूटी की जरूरत पड़ गई जो सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है, और हम जहाज को इधर ले आए। तुम दोनों कश्ती में बैठो, हम चट्टानों में से जड़ी बूटी लेकर आती हैं, फिर तुम्हें अपने साथ जहाज पर ले जाएंगे। उन अंग्रेज मल्लाहों ने भी मलका मिशकाली को नहीं देखा, जो अपने आलीशान जर्क बर्क लिबास में उनके पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब मल्लाह जंगल की तरफ चले गए तो इमरान और सुंदरी और मलका मिशकाली कश्ती में सवार हो गए। मिशकाली ने इमरान से कहा, यह जहाज दूसरे रास्ते पर जा रहा था कि मैंने इसके कप्तान के दिल में ख्याल डाला कि इस जजीरे की तरफ आओ। उसे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत पड़ गई और वो जहाज को इधर ले आया। ये भी मेरी उस ताकत का हिस्सा है इमरान, जो मुझे 10,000 साल कब्र में रहने के बाद कुदरत की तरफ से अता हुई है। इमरान के मुंह से बेख्तियार निकल गया, तुम्हारा शुक्रिया मिशकाली।
फिर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। सुंदरी ने फौरन इमरान की तरफ देखा और बोली, माफ करना इमरान, तुम फिर कहोगे कि मैं बोलती हूँ, मगर ये तुम किस मिशकाली का शुक्रिया अदा कर रहे थे? इमरान ने ताज्जुब से कहा, मैंने तो किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया, तुम्हारा वहम होगा। कफन पोश सुंदरी गर्दन एक तरफ झुकाकर बोली, शायद तुम ठीक कहते हो, मुझ पर अभी तक तोमान के तिलिस्म का असर है। इतने में अंग्रेज मल्लाह जंगल से एक खास जड़ी बूटी थैले में डालकर ले आए। वो भी कश्ती में बैठ गए। मलका मिशकाली उन्हें भी दिखाई नहीं दे रही थी। कश्ती की मोटर स्टार्ट कर दी गई और वो जहाज की तरफ समुंदर के पानी को चीरती हुई बढ़ने लगी। जहाज पर पहुंचकर इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया। सुंदरी तो खुशी से निहाल हो रही थी। अंग्रेज मल्लाह सुंदरी और इमरान को जहाज के अंग्रेज कप्तान के पास ले गए। कप्तान की बड़ी बड़ी मूंछें थीं। वो अपने कैबिन में बैठा पाइप पी रहा था। अंग्रेज मल्लाहों ने कप्तान को सारी बात बताई। कप्तान ने इमरान और सुंदरी को गौर से देखा। हालांकि मलका मिशकाली इनके बिल्कुल करीब ही खड़ी थी, मगर अंग्रेज कप्तान उसे नहीं देख सकता था। कप्तान ने इमरान और सुंदरी से थोड़ी बहुत पूछगिछ की और फिर उन्हें जहाज पर सफर करने की इजाजत दे दी। ये जहाज बंबई जा रहा था, लेकिन कप्तान ने इमरान से साफ साफ कह दिया, हम लंदन से सिंगापुर जा रहे हैं, हमारा जहाज एक दिन के लिए बंबई में रुकेगा, हम तुम्हें बंबई के कस्टम वालों के हवाले कर देंगे, हम ऐसा करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर हैं। इमरान ने कहा, कोई बात नहीं, कस्टम वाले हमें जानते ही होंगे, हम बंबई के रहने वाले हैं, आप बेशक हमें कस्टम वालों के हवाले कर दें। सुंदरी ने कहा, मैं बंदरगाह से डैडी को फोन कर दूंगी, वो हमें लेने अपनी कार में बैठकर आ जाएंगे। कैप्टन ने मुस्कुरा कर कहा, ओके, अब तुम अपने कैबिन में जाकर चाय वगैरह पियो, तुम बड़े बहादुर हो। जो समुद्र में तैरते हुए जजीरे तक पहुंचे। कैबिन में आकर कफन पोश सुंदरी तो गुसल करने चली गई। मलका मिशकाली और इमरान तन्हा रह गए। इमरान ने कहा, मिशकाली, कस्टम वालों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। दरअसल बात यह है कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और इंडिया में अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आया। ये दुश्मन तखरीबकार मेरे वतन पाकिस्तान में जाकर बमों के धमाके करते हैं और बेगुनाह लोगों को हलाक करते हैं। मलका मिशकाली मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, इमरान, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे एक साथी और दोस्त रेहान इस वक्त पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में है, जो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ एक जगह तुम्हें शगुफा नाम की एक औरत मिली जिसने भारतीय जासूस रघु को कत्ल कर दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें अंबर और थ्यूसोंग भी मिले थे और उन्होंने तुम्हें एक ताकत दी। थ्यूसोंग ने तुम्हें एक अंगूठी दी जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में ही हनुमान के मंदिर में भारत माता ने तुमसे छीनकर अपनी उंगली में पहन ली और तुम्हारी उंगली में उसी तरह की नकली अंगूठी डाल दी। इमरान मलका मिशकाली का चेहरा तक रहा था। बोला, मिशकाली, मुझे तुम्हारी खुफिया ताकत पर यकीन हो गया है। तुमको तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। अब बताओ कि मैं अगर बंबई गया तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बंबई जाना भी चाहता हूँ। एक तो मुझे इस लड़की को इसके माँ बाप के हवाले करना है, दूसरा कालीदास जासूस की लाश की जेब से जो बंबई का एक एड्रेस निकला था, मुझे वहां पहुंचकर ये मालूम करना है कि वहां पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा जासूसों का गिरोह है जिनको तरबियत देकर पाकिस्तान में बमों के धमाके करने के लिए भेजा जा रहा है। मलका मिशकाली ने इमरान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बंबई आ लेने दो इमरान, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कस्टम की पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकेगी। सुंदरी गुसल खाने से नहाकर बाहर आ गई और इमरान की तरफ देखकर बोली, ये तुम किससे बातें कर रहे थे इमरान? इमरान ने सटपटा कर कहा, तुम बातें करने से बाज नहीं आओगी। किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था। जहाज बंबई की तरफ समुद्र में सफर कर रहा था। रात हो गई। सुंदरी अपने कैबिन में सो गई। इमरान अपने कैबिन में आ गया। मलका मिशकाली उसके साथ ही थी। इमरान ने उसे कहा कि उसने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, मुझे न खाने की जरूरत है न पीने की, मैं बगैर खाए पिए ही जिंदा रह सकती हूँ। इमरान बोला, मैंने किताब में पढ़ा था और मुझे अंबर और थ्यूसोंग ने भी बताया था कि वो भी हजारों बरस से इस दुनिया में जिंदा हैं और बगैर कुछ खाए पिए जिंदा हैं। उनके साथ मारी और नाग भी सफर कर रही हैं। क्या तुम भी वैसे ही हमेशा जिंदा रहोगी? मलका मिशकाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने शाना लिबास को समेट रखा था। कैबिन में उसके लिबास के इत्र की खुशबू फैली हुई थी। मिशकाली कहने लगी, मैं अंबर नाग मारिया को जानती हूँ। मुझे मालूम है कि वो भी हजारों साल से सफर कर रही हैं। वो भी हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। मैं भी हजारों बरस तक जिंदा रहूंगी, लेकिन उनमें और मुझ में फर्क ये है कि वो अपनी मर्जी से मर नहीं सकते और मैं जब चाहे मर सकती हूँ, मगर अपनी मर्जी से। मुझे दूसरा सिवाय खुदा के और कोई नहीं मार सकता। इमरान ने कहा, मिशकाली, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा साथी रेहान भी बंबई में मेरे पास आ जाए? फिर हम दोनों मिलकर अपने वतन पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब करेंगे। मलका मिशकाली ने अपने खूबसूरत स्याह बालों को माथे पर से परे हटाते हुए कहा, क्यों नहीं, बंबई पहुंचकर मैं रेहान को भी तुम्हारे पास ले आऊंगी। मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और मैं इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने कहा, अंदर आ जाओ। जहाज का बैरा कॉफी लेकर आ गया।
وہ ملکہ مشکالی کو تو بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر فضا میں ناک سکیڑ کر کہنے لگا، سر آپ نے یہ خوشبو کون سی لگا رکھی ہے؟ ضرور یہ آپ نے پیرس میں خریدی ہوگی۔ ملکہ مشکالی مسکرا رہی تھی۔ عمران بھی مسکرایا اور بولا، ہاں یہ خوشبو میں نے پیرس میں خریدی تھی۔ بیرا کافی کا ٹرے میز پر رکھ کر جانے لگا تو عمران نے کہا، ایک خالی پیالی مجھے لا دو۔ بیرا ہندوستانی تھا، کہنے لگا، مگر سر آپ تو اکیلے ہیں، پھر دوسری پیالی کس کے لیے منگوا رہی ہیں؟ ملکہ مشکالی نے شرارت سے کہا، میرے لیے۔ مگر بیرا مشکالی کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ ملکہ مشکالی نے اٹھ کر بیرے کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ بیرا تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا، اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا، کہنے لگا، سر یہ کسی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ عمران بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں سوائے میرے، اور میں نے تمہارے کندھے پر بالکل ہاتھ نہیں رکھا۔ پھر دوسرا یہاں کہاں سے آ گیا؟ بیرا گھبرا گیا، جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ مشکالی کہنے لگی، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں سے شرارت کروں، پھر سوچتی ہوں کہ لوگ خواہ پریشان ہوں گے، اور لوگوں کو خواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ عمران کافی پیتے ہوئے بولا، مشکالی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں، بمبئی پہنچ کر میں کہاں ٹھہروں گا؟ وہاں تو قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکالی کہنے لگی، تم میرے محسن ہو عمران، تم نے مجھے 10,000 سال کی نیند سے آزاد کیا ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، خدا نے چاہا تو تمہیں بمبئی کے سب سے اعلیٰ ہوٹل میں ٹھہراؤں گی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ملکہ مشکالی نے کہا، اب تم سو جاؤ، میں جہاز کے اوپر ڈیک پر جاتی ہوں، مجھے رات کے وقت سمندر دیکھنا پسند ہے۔ مشکالی کے جانے کے بعد عمران سوچنے لگا کہ مشکالی اسے اس کے مشن میں بڑی مدد دے سکتی ہے۔ اب تو وہ ریحان کو بھی اس کے پاس پہنچا دے گی، ریحان کے آنے سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، پھر وہ دونوں مل کر مشکالی کی مدد سے پاکستان دشمن جاسوسوں کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے عمران سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کفن پوش سندری کیبن کے دروازے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ عمران اٹھنا نہیں کیا، دن نکل آیا ہے، بمبئی کا ساحل نظر آنے لگا ہے، جلدی باہر آؤ۔ عمران آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، دروازہ کھول کر وہ سندری کے ساتھ جہاز کے اوپر عرشے یعنی ڈیک پر آیا تو وہاں بہت سے لوگ پہلے ہی جمع تھے اور دور نظر آنے والے بمبئی کے ساحل کو شوق سے دیکھ رہے تھے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اسے ملکہ مشکالی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ فکر مند ہو گیا، کہیں ملکہ مشکالی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ عمران کو پریشان دیکھ کر سندری نے کہا، پریشان کیوں ہو عمران؟ کیا تمہیں بمبئی کا ساحل دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ عمران نے کچھ جھنجلا کر کہا، میں پریشان نہیں ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ تم یہاں ٹھہرو، میں نیچے منہ ہاتھ دھونے جا رہا ہوں۔ عمران جلدی سے نیچے آ گیا، اس نے کیبن میں دیکھا، کیبن خالی تھا، وہاں مشکالی نہیں تھی۔ عمران کیبن سے نکل کر جہاز کی کینٹین کی طرف آ گیا، یہاں بھی مشکالی کہیں نہیں تھی۔ اب تو عمران کو واقعی بہت تشویش لگی، اگر سچ مچ مشکالی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو بمبئی کی بندرگاہ پر اترتے ہی پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس اپنے کیبن میں آیا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ مشکالی اس کے کیبن میں آرام کرسی پر بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ واقعی مشکالی دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ عمران کے قدموں کی آواز سن کر مشکالی نے آنکھیں کھول دیں۔ عمران نے پوچھا، مشکالی تم کہاں تھی؟ میں تو جگہ جگہ تمہیں دیکھ آیا ہوں۔ مشکالی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جہاں گئی تھی تمہیں نہیں بتا سکتی، بس تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ عمران بولا، میں تو تمہارے جانے سے سخت پریشان ہو گیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری صورت پھر نظر آئی۔ مشکالی نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، عمران اگر کبھی کبھی میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلی جایا کروں تو تم پریشان مت ہوا کرو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے پاس واپس آ جایا کروں گی۔ عمران اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر مشکالی کیا تمہارا کبھی کبھی مجھ سے الگ ہو جانا بہت ضروری ہے؟ مشکالی نے اپنی گہری نیلی چمکیلی آنکھوں سے عمران کو گھور کر دیکھا۔ عمران کو ان آنکھوں کی زبردست کشش محسوس ہو رہی تھی۔ مشکالی بولی، یہ سوال پھر مت پوچھنا، میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے یہ صرف میں ہی جان سکتی ہوں، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور جانے کے بعد دوبارہ تمہارے پاس واپس آ جایا کروں گی۔ عمران نے جلدی سے کہا، مجھے معاف کر دینا مشکالی، آئندہ میں تمہارے ذاتی معاملات میں کبھی دخل نہیں دوں گا۔ اب ملکہ مشکالی کے حسین چہرے پر چاندنی جیسی مسکراہٹ آ گئی، مگر دوسرے لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ عمران آہستہ آہستہ مشکالی کے مزاج سے واقف ہو رہا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ مشکالی اپنے معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتی۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر عمران نے بات کو بدلنے کے لیے کہا، بمبئی کا ساحل نظر آ گیا ہے مشکالی، تم نے اوپر جا کر نہیں دیکھا؟ مشکالی نے عمران کی طرف دیکھا اور بولی، میں نے دیکھ لیا ہے ساحل، میں جانتی ہوں بمبئی آ گیا ہے۔ پھر اپنے شاہی لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے یہ شاہانہ ٹھاٹھ کے کپڑے تبدیل کر دینا چاہتی ہوں، اس سے چلنے پھرنے میں مجھے دقت ہوتی ہے۔ اچھا، بمبئی چل کر کپڑے بدل لوں گی۔ عمران نے کہا، بمبئی پہنچتے ہی جہاز کا کپتان مجھے اور سندری کو کسٹم پولیس کے حوالے کر دے گا۔
मिशकाली ने कहा, फिक्र मत करो, बम्बई आ जाने दो। 1 घंटे बाद जहाज बम्बई की बंदरगाह के साथ जाकर लग गया। सुंदरी अपने माँ बाप के शहर पहुंच जाने पर बेहद खुश थी। वो बार बार इमरान का शुक्रिया अदा कर रही थी। इमरान, अगर तुम ना होते तो मुझे उस जालिम जादूगर की कैद से कोई आज़ाद न करा सकता। मेरे माता पिता तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। मैं जहाज से उतरते ही पिताजी को उनके दफ्तर फ़ोन कर दूंगी, वो उसी वक्त कार लेकर आ जाएंगे। मेरे पिताजी बम्बई के बड़े मशहूर आदमी हैं, तुम देख लेना, यहाँ सब लोग उनकी इज्जत करेंगे। इतने में जहाज का अंग्रेज कप्तान आ गया। उसके साथ इंडियन कस्टम के 2 ऑफिसर और 2 पुलिस के आदमी थे। इमरान का तो रंग उड़ गया। पुलिस पहुंच गई थी और मिशकाली का कहीं कोई पता नहीं था। अंग्रेज कैप्टन ने इमरान से कहा, मिस्टर इमरान, आई एम सॉरी, कानूनी तौर पर मुझे तुम दोनों को इंडियन कस्टम पुलिस के हवाले करना पड़ रहा है क्योंकि तुम दोनों के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। सुंदरी ने कहा, मैं सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी सुंदरी हूँ। मेरे पिताजी को फ़ोन करो, वो अभी मेरा पासपोर्ट लेकर यहाँ आ जाएंगे। कस्टम ऑफिसर ने कहा, मगर इस मुसलमान लड़के का पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट के बगैर हम इसे बंदरगाह से बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि हो सकता है ये पाकिस्तानी जासूस हो। इमरान ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए जल्दी से कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं तो बम्बई शहर का रहने वाला हूँ। मैं बगैर पासपोर्ट के जहाज में दुबई जा रहा था कि जहाज से नीचे गिर गया। कस्टम ऑफिसर को इमरान पर शक पड़ गया कि यह जरूर पाकिस्तानी जासूस है। उसने सुंदरी से कहा, लड़की, तुम तो नीचे जाकर अपने डैडी को फ़ोन करो और ये लड़का हमारे साथ जाएगा। सुंदरी ने बहुत कहा कि इमरान उसका साथी है और बम्बई शहर का रहने वाला है, मगर इंडियन कस्टम इंस्पेक्टर ने एक ना सुनी और इमरान को पुलिस की हिरासत में दे दिया। पुलिस ने उसी वक्त इमरान को हथकड़ी लगा दी और साथ लेकर जहाज से नीचे उतर आई। नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस से कहा, इस मुसलमान लड़के को हवालात में ले जाकर बंद कर दो। मैं 1 घंटे में आकर इसे पूछगिछ करूंगा। खबरदार, इसे इधर उधर मत होने देना, ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस लगता है। कस्टम पुलिस इमरान को गाड़ी में बिठाकर हवालात की तरफ ले गई। इमरान परेशान था कि मिशकाली कहाँ चली गई, वो उसकी मदद को क्यों नहीं आ रही। इमरान हवालात में सलाखों के पीछे फर्श पर चुपचाप बैठा था और ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर मिशकाली ने उसकी मदद ना की तो पुलिस उसे पकड़कर दिल्ली ले जाएगी और उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे किले में बंद करके उस पर तशद्दुद शुरू कर देगी। हवालात के बाहर एक सिपाही राइफल उठाए ड्यूटी दे रहा था। इतने में एक दूसरा सिपाही आया और उसने इमरान को हवालात से बाहर निकालकर हथकड़ी लगाई और पुलिस हेडक्वार्टर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गया जहां एक सिख इंस्पेक्टर पहले से मौजूद था। उसने इमरान को खा जाने वाली नजरों से देखा और जमीन पर बैठने का हुक्म दिया। इमरान जमीन पर बैठ गया। सिख इंस्पेक्टर के हाथ में डंडा था, पिस्तौल उसकी कमर के साथ लटक रहा था। ये इंस्पेक्टर शक्ल ही से बड़ा जालिम कसाई लग रहा था। उसने डंडा इमरान की गर्दन पर रख दिया और उसे दबाते हुए गुर्राया, बताओ ओए, तुम्हें पाकिस्तान से किसने यहाँ जासूसी करने भेजा है और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? इमरान को जिसका डर था वही कुछ हो रहा था। आखिर उसे पाकिस्तानी जासूस ही समझा गया। उसने कहा, सरदार जी, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, गरीब लड़का हूँ, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, बूट पॉलिश करके गुजारा करता था यहाँ बम्बई में। सिख इंस्पेक्टर ने इमरान की गर्दन पर जोर से डंडा मारा। इमरान की चीख निकल गई और वो गर्दन को पकड़कर फर्श पर लेट गया। इंस्पेक्टर ने अब उसको ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। इमरान दर्द से चिल्लाने लगा। इंस्पेक्टर ने इमरान को बालों से पकड़कर फर्श पर बैठा दिया और गुस्से में गरजा, सीधी तरह बता दे कि तुम्हारे दूसरे जासूस साथी यहाँ कहाँ हैं। अगर सच सच बता देगा तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा और छोड़ भी दूंगा। इमरान वही कुछ कहता रहा जो ऐसे हालात में एक मुहिब्बे वतन को कहना चाहिए। वो इनकार करता गया। उस वक्त कमरे में सिर्फ वो सिख इंस्पेक्टर और एक पुलिस कांस्टेबल ही था। दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर ने इमरान से कहा, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अगर तूने सच सच अपने साथी जासूसों का पता ना बताया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये कहकर सिख इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। पिस्तौल का रुख इमरान की खोपड़ी की तरफ था। इमरान को अब मिशकाली पर गुस्सा आने लगा। वो कहाँ चली गई थी? उसे इसी वक्त गायब होना था। क्या वो उस वक्त आएगी जब ये पुलिस इंस्पेक्टर उसे गोली मार देगा? क्योंकि इमरान ने दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे इंस्पेक्टर उसे गोली मार दे मगर वो ये नहीं बताएगा कि वो पाकिस्तानी जासूस है और पाकिस्तान से आया है। इंस्पेक्टर सेकंड गिन रहा था, 1 2 3 4। इतने में दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने एक वक्त गर्दनें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने पूछा, ओए, ये दरवाजा कैसे खुल गया? पुलिस कांस्टेबल बोला, सर, अपने आप खुल गया होगा। इंस्पेक्टर ने उसे गाली देकर कहा, ओए, जब कोई अंदर नहीं आया तो दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? चाली से बंद करके कुंडी लगा दे। मगर इमरान ने देख लिया था कि मलका मिशकाली कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसे इमरान के सिवा दूसरा कोई नहीं देख सकता था।
वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को दिखाई नहीं दी थी। कांस्टेबल ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मिशकाली को देखकर इमरान की जान में जान आ गई। मिशकाली ने इमरान की तरफ देखकर कहा, घबराओ नहीं इमरान, मैं तेरा एक एक बदला लूंगी इस कसाई इंडियन पुलिस इंस्पेक्टर से। मलका मिशकाली की आवाज वहां सिवाय इमरान के और कोई ना सुन सका। मिशकाली सिख इंस्पेक्टर के बिल्कुल सामने इमरान के करीब खड़ी थी, मगर इंस्पेक्टर उसे नहीं देख सकता था। इंस्पेक्टर ने गिनती पूरी कर ली और फिर पिस्तौल की नाली का रुख इमरान के माथे की तरफ करके गरज कर बोला, मरने के लिए तैयार हो जा। इमरान ने मिशकाली की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, ओए उधर क्या देख रहा है। फिर इंस्पेक्टर ने पिस्तौल का घोड़ा उठा दिया। क्लिक की आवाज आई तो मिशकाली समझ गई कि यह शख्स इमरान पर फायर कर देगा। वह फौरन अपनी जगह से हटकर इंस्पेक्टर के पीछे आ गई। उसने लपक कर इंस्पेक्टर के हाथ पर जोर से पांव मारा। इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल फर्श पर गिर पड़ा। मिशकाली ने जल्दी से पिस्तौल उठा लिया। इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ पर किसने लात मारी थी और उसका पिस्तौल कहाँ चला गया, क्योंकि मिशकाली के हाथ में आने के बाद अब उसे अपना पिस्तौल भी नजर नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा। कांस्टेबल भी हैरान परेशान था। इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, ओए मेरा पिस्तौल किधर गया ओए। कांस्टेबल बोला, सर मेरे पास नहीं है सर। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, ओए फिर इस लड़के पर राइफल का फायर क्यों नहीं करता। कांस्टेबल ने उसी वक्त राइफल को अपने हाथों में ले लिया। उसका मैगजीन चढ़ाया और फायर करने ही लगा था कि मिशकाली ने एक उल्टा हाथ उसकी गर्दन पर सामने की तरफ से मारा। कांस्टेबल 2 कलाबाजियां खाकर पीछे गिर गया। मिशकाली के मुक्के में बहुत ताकत थी। अब वो दोनों घबरा गए कि इस कमरे में जरूर कोई भूत आ गया है। मिशकाली ने इमरान से कहा, इमरान दरवाजे की तरफ आओ। इमरान दरवाजे की तरफ भागा तो सिख इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने उसे पीछे से दबोच लिया। अब मिशकाली ने भरे हुए पिस्तौल की नाली इंस्पेक्टर की गर्दन पर रखकर फायर कर दिया। एक भयानक धमाका हुआ और इंस्पेक्टर खून में लथपथ पीछे को गिरा। कांस्टेबल डरकर बाहर दौड़ गया। इमरान ने कहा, मिशकाली तूने उसे मार दिया। मिशकाली मुस्कुराई, तुम कैसे मुहिब्बे वतन सिपाही हो कि दुश्मन के खून से डर गए। इमरान ने कहा, नहीं नहीं मिशकाली, मैं डरा नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम पुलिस हेडक्वार्टर में हैं, अभी सारी पुलिस बंदूकें लेकर ऊपर आ जाएगी। मिशकाली ने इमरान के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोली, इमरान तुम बहुत जल्द परेशान हो जाते हो, मैं ये खिड़की खोलती हूँ, नीचे छलांग लगा दो। जब मिशकाली खिड़की खोल रही थी तो दरवाजे में शोर मचा और 6-7 पुलिस कांस्टेबल बंदूक के ताने अंदर दाखिल हो गए। इमरान जल्दी से पीछे हट गया। मिशकाली ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी और इमरान से कहा, इमरान फर्श पर लेट जाओ। मिशकाली की फायरिंग से देखते देखते 3 पुलिस कांस्टेबल वहीं गोलियां लगने से ढेर हो गए। दूसरे सिपाहियों ने मोर्चा संभालकर खिड़की की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। मिशकाली उन्हें दिखाई तो नहीं दे रही थी। वो ये समझे कि खिड़की के बाहर से इमरान का कोई साथी फायरिंग कर रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि इमरान के पास भी कोई पिस्तौल या राइफल नहीं और वह फर्श पर लेटा हुआ है। मिशकाली फायर करती इंडियन सिपाहियों के पास चली गई। इमरान की नजरें मिशकाली पर लगी हुई थी कि उसे कहीं गोली लग गई तो फिर क्या होगा। वो ये भूल गया था कि मिशकाली ने कहा था, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से ही मर सकती हूँ। मिशकाली पुलिस कांस्टेबलों के सर पर पहुंच गई। उसने 3 सिपाहियों को फायर करके जख्मी कर दिया। बाकी सिपाही उस अनदेखी फायरिंग से डरकर बाहर भाग गए। एक गोली मिशकाली की टांग में भी लगी, मगर उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। मिशकाली पिस्तौल से फायरिंग करती कमरे से बाहर निकल आई। अंधाधुंध गोलियां चलने से सारे थाने में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये गोलियां कहां से आ रही हैं और कौन चला रहा है, क्योंकि कोई भी मिशकाली को नहीं देख सकता था। मिशकाली ने पिस्तौल फेंक कर एक सिपाही की राइफल उठा ली और गैलरी में खड़े होकर नीचे फायरिंग शुरू कर दी। फिर इमरान को आवाज दी, इमरान मेरे पीछे पीछे दौड़ो, मैदान खाली है। इमरान उठकर मिशकाली के साथ सीढ़ियों से उतरकर पुलिस हेडक्वार्टर के सेन में आ गया। फायरिंग की वजह से सेन खाली पड़ा था। वहां एक जीप खड़ी थी। मिशकाली ने इमरान से कहा, जीप चला सकते हो तो उसमें बैठकर यहाँ से भाग निकलो। इमरान ने जीप में छलांग लगा दी, उसे स्टार्ट किया और बड़े जोर से उसे घुमाकर पुलिस स्टेशन से निकालकर बाहर ले गया। मिशकाली जीप के पीछे बैठी इंडियन पुलिस पर फायरिंग कर रही थी। दूसरी तरफ से पुलिस भी कोनों में छुपकर फायर कर रही थी, मगर इमरान बड़ी तेजी से जीप को थाने से निकालकर बाहर सड़क पर ले आया। सामने एक खाली सड़क पर उसने जीप को डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद वो पुलिस के इलाके से निकल गई। पुलिस भी गाड़ियों में बैठकर इमरान के ताक़ुब में निकल खड़ी हुई, लेकिन इमरान की रहनुमाई मिशकाली कर रही थी। जीप बम्बई शहर के एक गुंजान इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ काफी रश था। मिशकाली ने इमरान से कहा, इमरान जीप से उतरकर वो सामने वाली मस्जिद में चले जाओ, मैं इस जीप को ठिकाने लगाकर उसी मस्जिद में आती हूँ। इमरान ने जीप रोकी, उसमें से छलांग लगाकर उतरा और सामने वाली मस्जिद की तरफ दौड़कर चला गया। अब जीप को मिशकाली चलाने लगी। अपनी खुफिया ताकतों की वजह से उसे जीप चलानी भी आती थी। वो जीप को लेकर बाजार में से गुजरी तो लोगों ने देखा कि एक जीप बगैर ड्राइवर के चली आ रही है। वो खौफ और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मिशकाली जीप को शहर से निकालकर समुद्र के किनारे ले गई, जहां उसने जीप को बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान छोड़ दिया और खुद वापस इमरान की तरफ चल पड़ी। इमरान मस्जिद में दाखिल हुआ तो बम्बई के उस मोहल्ले के मुसलमान
नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। इमरान मस्जिद में एक तरफ बैठ गया। जब सब नमाजी चले गए तो मस्जिद के मौलवी ने करीब आकर पूछा, बरखुरदार तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं देखा। इमरान ने उठकर मौलवी साहब को सलाम किया और कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ जनाब, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। एक दोस्त ने यहाँ आने का वादा किया है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मौलवी साहब बोले, कोई बात नहीं बेटे, इत्मीनान से बैठो। मौलवी साहब हुजरे में चले गए तो इमरान की निगाह मिशकाली पर पड़ी। वो अपने शाहाना लिबास में मस्जिद में दाखिल हो रही थी। इमरान जल्दी से उठकर उसकी तरफ गया। मिशकाली ने कहा, इस इलाके से निकल चलते हैं, मेरे साथ आओ। इमरान और मिशकाली दोनों उस गुंजान आबादी वाले मोहल्ले से निकलकर एक खूबसूरत दुकान वाले बाजार में आ गए। यहाँ दुकानें खुली थी, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अभी शाम नहीं हुई थी मगर दुकानों के अंदर रोशनियां जगमगा रही थी। मिशकाली इमरान के साथ साथ जा रही थी मगर सिर्फ लोग इमरान को देख सकते थे, उन्हें उसके साथ चलती हुई मिशकाली नजर नहीं आ रही थी। इमरान ने कहा, हमें बहुत जल्द किसी जगह पनाह लेनी होगी क्योंकि पुलिस मेरे पीछे लगी है और वो मुझे शनाख्त करके पकड़ सकती है। मिशकाली कहने लगी, सबसे पहले हमें रुपयों की ज़रूरत है। और रुपया कहाँ से आएगा मिशकाली? इमरान ने सवाल किया। एक आदमी ने पलटकर इमरान की तरफ देखा क्योंकि उसने इमरान की आवाज़ सुन ली थी। वह हैरान हुआ कि यह नौजवान लड़का किससे बातें कर रहा है। इमरान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मिशकाली ने इमरान के करीब होकर कहा, यहाँ बाजार में मुझसे बात न करो, लोग तुम्हें पागल समझ लेंगे। मिशकाली मुस्कुरा रही थी, फिर वह एक इमारत के पास आकर रुक गई। उसने इमरान से आहिस्ता से कहा, ये एक बैंक की इमारत है और बैंकों में बड़ी दौलत होती है, हम यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ रुपए ले लेंगे। इमरान बोला, क्या ये चोरी नहीं होगी? मिशकाली ने कहा, इमरान ये काफिरों का बैंक है, तुम इस वक्त अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए यहाँ जिहाद कर रहे हो, जंग कर रहे हो और जंग में काफिरों का माल माले गनीमत होता है। तुम यही ठहरो, मैं बैंक से रुपए लेकर अभी आती हूँ। इमरान बाहर ही ठहरा रहा और मिशकाली बैंक में दाखिल हो गई। बैंक में काम हो रहा था। हिंदू और सिख लोग अपने अपने चेक जमा करवा रहे थे, कोई चेक कैश करवा रहा था। लोगों की कतारें लगी थी, गार्ड बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। मिशकाली सीधी बैंक के काउंटर की तरफ गई। वहां काउंटर के पीछे हिंदू खजांची कुर्सी पर बैठा गिन गिन कर नोट जमा कर रहा था। मिशकाली काउंटर के अंदर आ गई। उसे किसी ने ना रोका क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता था। वह हिंदू खजांची के पास आकर रुक गई। संदूक नोटों से भरा हुआ था। मिशकाली ने संदूक में हाथ डाला और हजार हजार रुपए के इंडियन करेंसी नोटों की 10-12 गड्डियां उठाकर अपनी झोली में डाली और बैंक के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हिंदू खजांची को अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि उसके संदूक से हजारों रुपए गायब कर दिए गए हैं। बाहर इमरान बेचैन सा खड़ा था। उसने देखा कि मिशकाली झोली में कुछ डाले बैंक से बाहर निकल रही है। सिर्फ इमरान ही मिशकाली को देख सकता था। वो आगे बढ़ा। मिशकाली ने उसे नोट दिखाए और आहिस्ता से बोली, एक टैक्सी पकड़ो। बाजार में एक खाली टैक्सी खड़ी थी। इमरान और मिशकाली उसमें बैठ गए। इमरान ने टैक्सी वाले से कहा कि बम्बई शहर के सबसे बेहतरीन होटल की तरफ चलो। टैक्सी वाला उन्हें शहर से बहुत दूर जुहू नाम के एक फैशनेबल अमीर इलाके में ले आया, जहां 5 स्टार आला तरीन होटल की 7 मंजिला इमारत खड़ी थी। होटल के बाहर टैक्सी छोड़कर इमरान और मिशकाली होटल की पहली मंजिल वाले ब्लॉक में आ गए, जहां रेडीमेड कपड़ों की एक शानदार दुकान थी। मिशकाली ने इमरान को रास्ते में ही बता दिया था कि उसे अपने पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेने चाहिए। उस शॉप पर से इमरान ने एक कीमती सूट खरीद कर पहना, टाई लगाई। मिशकाली ने उसे 2000 रुपये निकाल कर पहले ही दे दिए थे। अब इमरान बेहतरीन सूट में मलबूस, सर पर हैट जमाए बड़ी शान से चलता हुआ काउंटर तक आया। उसकी शक्ल काफ़ी बदल गई थी और वो आला तरीन सूट और हैट में कम ही पहचाना जा सकता था। उसने होटल की 3री मंजिल में एक कमरा किराए पर ले लिया। उस कमरे का 24 घंटे का किराया 2000 रुपये था। मिशकाली इमरान के साथ थी। इमरान ने काउंटर पर अपना नाम प्रकाश चंद लिखवाया, 2000 रुपये एडवांस अदा किए और अपने कमरे में आ गया। कमरे में खूबसूरत पलंग, टीवी और शानदार फर्नीचर लगा हुआ था। शीशे की दीवार पर पर्दा गिरा हुआ था। मेज पर टेबल लैंप जल रहा था। बाथरूम में साबुन, तौलिया, हर शय मौजूद थी। होटल का मुलाजिम जब चला गया तो इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर बैठी हुई मिशकाली से कहा, खुदा का शुक्र है कि मैंने अपना हुलिया बदला, मगर फिर भी पुलिस मुझे पहचान सकती है। हमने 3-4 कांस्टेबलों को कत्ल कर दिया है। पुलिस तो सारे शहर में हमें तलाश कर रही होगी। मिशकाली कहने लगी, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं पुलिस को संभाल लूंगी। सबसे पहले मुझे अपने इस शाहाना कपड़ों को बदलना है। मैं इन मखमल के भारी भार कपड़ों से तंग आ गई हूँ। इमरान बोला, नीचे लेडीज रेडीमेड कपड़ों की भी दुकान है, तुम वहाँ जाकर अपने साइज के कपड़े ले आओ और यहाँ बदल लो। मिशकाली ने पलंग से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। मिशकाली कमरे से निकलकर चली गई तो इमरान पलंग पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और रेहान के बारे में सोचने लगा कि वो मिशकाली से कहेगा कि रेहान को भी बम्बई में बुलवा दे। फिर उसे उस औरत का ख्याल आ गया जहां कालिदास का पता उसे लिखा हुआ मिला और जहां इमरान को पहुंचकर पाकिस्तानी दुश्मन तकरीबकार जासूसों का सुराग लगाना था। इस दौरान में मिशकाली नीचे पहली मंजिल वाली लेडीज रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच चुकी थी।
दुकान में हिंदू औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने कपड़े खरीद रही थीं। मिशकाली आहिस्ता आहिस्ता दुकान में घूम फिर कर अपनी मर्जी का लिबास तलाश कर रही थी। एक जगह शीशे की अलमारी के पास उसे एक औरत का बुत दिखाई दिया। औरत के जिस्म का साइज और कद मिशकाली जितना ही था। उस औरत के बुत ने नीली तंग पतलून और नीली जैकेट पहन रखी थी। सर पर भी खूबसूरत नीली टोपी थी। ये शायद लेडी कमांडो का लिबास था। मिशकाली को ये लिबास बहुत पसंद आया। बुत के पास ही उसी लिबास के पैकेट पड़े थे कि अगर किसी लड़की को ये लिबास पसंद हो तो वो पैकेट उठाकर काउंटर पर जाए और कीमत अदा करके इसे खरीद ले। मगर मिशकाली को काउंटर पर जाकर कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो सबकी नज़रों से गायब थी। उस वक्त दुकान का एक नौकर पैकेट एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था। मिशकाली ने आगे बढ़कर कपड़ों का एक पैकेट उठा लिया। नौकर ने अचानक एक पैकेट गायब होते देखा तो परेशान होकर सर को झटकने लगा। पहले तो उसने समझा कि यह महज उसका वहम था, मगर जब पैकेट गिने तो एक कम था। नौकर चकरा गया। मगर इस असना में मिशकाली लिबास का पैकेट लिए इमरान के कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने इमरान से कहा, मैं अपनी पसंद का लिबास ले आई हूँ, अभी तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। और मिशकाली पैकेट लेकर बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो इमरान उसे देखकर बेख्तियार बोला, मिशकाली तुम तो बिल्कुल लेडी कमांडो लगती हो। मिशकाली ने नीली जीन्स, नीली जैकेट और नीली टोपी पहन रखी थी। कमर के साथ सुनहरी बेल्ट बंदी थी। पाँव में चमड़े के जूते थे। वो वाकई इस लिबास में बड़ी स्मार्ट और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मिशकाली ने हंसकर कहा, इमरान हमें अब कमांडो ही बनना होगा। कमांडो बनकर ही हम दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं और पाकिस्तान को दुश्मन की नापाक साजिशों से बचा सकती हैं। इमरान ने कहा, मिशकाली मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त रेहान को किसी तरह पाकिस्तान से यहाँ बम्बई में बुलवा लो। हम दोनों मिलकर यहाँ पाकिस्तान दुश्मन तखरीबकारों के गिरोह का सुराग लगाएंगे और इससे पहले कि वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके पाकिस्तान में बमों के धमाके करने जाएं, उन्हें यहाँ ही ख़त्म कर देंगे। मिशकाली कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी काम है। यहाँ बम्बई शहर में समुद्र में साहिल के पास एक मुसलमान बुजुर्ग हाजी बाबा का मज़ार है। मैं वहाँ जाकर फातिहा पढ़कर थोड़ी देर इबादत करना चाहती हूँ। इमरान बोला, हाजी बाबा का मज़ार यहाँ से कितनी दूर है? मिशकाली ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कल तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँगी। मुझे हाजी बाबा से बड़ी अकीदत है। आज से 200 बरस पहले जब ये बुजुर्ग जिंदा थे तो मैं इनकी खिदमत में सलाम करने हाजिर हुआ करती थी। इमरान ने हैरान होकर कहा, मगर मिशकाली तुम तो 10,000 बरस से चट्टान के अंदर संदूक में बंद थी, फिर तुम बाहर निकलकर यहाँ कैसे आ जाती थी? मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सियासी बातें हैं जो तुम नहीं जानते और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, इसलिए आइंदा मुझसे ऐसे सवाल मत करना। अच्छा अब मैं जाती हूँ, हो सकता है मुझे रात हो जाए, तुम परेशान ना होना। ये कहकर मिशकाली कमरा खोलकर बाहर निकल गई। मिशकाली के जाने के बाद इमरान उठकर बाथरूम में गया। वहाँ उसने मुंह हाथ धोया और पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि उसे कालीदास की बहन का आज ही सुराग लगाना चाहिए। उसने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर कालीदास मार्फत राजकुमारी 12 चरनी रोड बम्बई लिखा हुआ था। इमरान के पास सिर्फ एक कमांडो चाकू ही था। वो चाकू उसने कोट के अंदर वाली जेब में रखा, कमरे को ताला लगाया और होटल से बाहर आ गया। यहाँ उसने एक टैक्सी ली और उसे चरनी रोड चलने के लिए कहा। इमरान ने बेहतरीन सूट पहन रखा था, सर पर हेड था, वो इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। चरनी रोड पर पहुंचकर इमरान ने टैक्सी छोड़ दी और पूछते पूछते एक फ्लैट के सामने आकर रुक गया। बाहर नंबर प्लेट पर राजकुमारी 12 चरनी रोड लिखा था। इमरान ने दरवाजे पर लगा हुआ बटन दबाया, घंटी बजी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोल दिया। इमरान ने कहा, बहन जी से कहो कालीदास का दोस्त प्रकाश आया है। नौकरानी अंदर चली गई। फौरन ही एक तेज चमकीली आंखों वाली हिंदू औरत आ गई जिसने नीली साड़ी पहनी हुई थी। उसने इमरान से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वो इमरान को एक कमरे में ले गई। अंदर जाते ही औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? इमरान ने हैट उतार कर मेज पर रखा और बोला, नहीं, मैं बड़ी होशियारी और एहतियात से आया हूँ। औरत ने कहा, मैं कालीदास की बहन राजकुमारी हूँ, क्या तुम मुझे कोड लफ्ज बता सकते हो? इमरान ने कहा, हरे रामा हरे कृष्णा जय हनुमान की। राजकुमारी मुस्कुराई, कहने लगी, कालीदास कहाँ है? इमरान बोला, वो पाकिस्तान में ही बमों के धमाके कर रहा है। मैं एक खास काम से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया हूँ। राजकुमारी बोली, प्रकाश अगरचे ये हमारा अपना मुल्क हिंदुस्तान है, मगर हमारा मिशन बड़ा नाजुक है। यहाँ भी पाकिस्तान के जासूस फिर रही हैं, हमें उनकी नज़रों से बचना पड़ता है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद राजकुमारी चाय लेकर आ गई। उसने चाय की प्यालियाँ इमरान के सामने रखी और एक प्याली खुद उठा ली। फिर बोली, मैं चीफ जेडी को इतला कर दूँ, फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताई देती हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हें आज ही जेडी से मिल लेना चाहिए, क्योंकि जेडी कुछ आदमियों को 2 रोज़ बाद पाकिस्तान भेजने वाला है। इमरान चौकन्ना हो गया। अगर इस गिरोह का चीफ जेडी पाकिस्तान में नए तरबियत याफ्ता तकरीबकार भेजने वाला है तो उससे मिलना चाहिए, ताकि उन तकरीबकारों को बम्बई में ही ख़त्म किया जा सके। मगर इमरान को ये मालूम नहीं था कि जेडी का ठिकाना कहाँ है।
वो राजकुमारी से बराह रास्त पूछ भी नहीं सकता था, उसका पता मालूम करना भी जरूरी था। इमरान ने कहा, मैं आज ही जेडी से मिल लेता हूँ, तुम उसे फ़ोन कर दो कि पाकिस्तान से नंबर 2 आया है। इमरान को मालूम था कि कालिदास किसी तकरीबकार नंबर 2 का जिक्र किया करता था जो पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए जासूसी कर रहा था। राजकुमारी ने उसी वक्त खुफिया नंबर मिलाकर जेडी के सेक्रेटरी को कोड अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान से अपना आदमी नंबर 2 आया हुआ है और वो जेडी को मिलने आ रहा है। राजकुमारी ने फ़ोन बंद कर दिया और इमरान की तरफ देखकर कहा, प्रकाश अब तुम जेडी से जाकर मिल सकते हो। इमरान कहने लगा, राजकुमारी जेडी का वही पुराना ठिकाना है या उसने बदल लिया है? नहीं, वही चर्च गेट वाला पुराना ठिकाना है। तुम्हें तो मालूम ही होगा, चर्च गेट के स्टेशन के पीछे कब्रिस्तान के किनारे पुरानी कोठी। इमरान ने जल्दी से कहा, हाँ मुझे मालूम है। इमरान ने पता जहन में अच्छी तरह याद कर लिया और थोड़ी देर राजकुमारी के पास बैठा बातें करता रहा। फिर इजाज़त लेकर उठा और टैक्सी पकड़कर चर्च गेट के इलाके की तरफ रवाना हो गया। चर्च गेट पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इमरान टैक्सी में पिछली सीट पर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। टैक्सी चर्च गेट के रेलवे स्टेशन के बाहर रुक गई। ये बम्बई का लोकल स्टेशन था। इमरान स्टेशन के पीछे आ गया। यहाँ अंग्रेज़ों का एक कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलता गया। कब्रिस्तान के अक्कब में उसे एक वीरान शकिस्ता एक मंजिला पुरानी कोठी नजर आई, जिसके बाहर और अंदर कोई रोशनी नहीं हो रही थी। दूर से देखने पर यह कोठी भूतों की कोठी लगती, मगर राजकुमारी गलत पता नहीं बता सकती थी। यकीनन जेडी यहाँ पर ही रहता था। इमरान ने सोचा और कोठी के गेट के पास आकर रुक गया। कोठी की एक तरफ अंधेरे से एक आदमी बाहर निकलकर इमरान के सामने आ गया। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसने इमरान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो तुम? इमरान ने कोड लफ्ज बोला तो वो आदमी पीछे हट गया और बोला, ओके सर, अंदर चले जाओ, बॉस जेडी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। इमरान इर्द गिर्द का जायजा लेता अंधेरे में कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा। इमरान वीरान कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो एक आदमी सामने आ गया। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसने गहरी आवाज में कहा, नंबर 2? इमरान ने कहा, यस नंबर 2, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो आदमी आगे चल दिया। इमरान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कोठी का ये हॉल कमरा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। वो आदमी इमरान को लेकर एक जगह से सीढ़ियां उतर गया। नीचे एक हॉल कमरा था जहां बत्तियां रोशन थी, कालीन बिछे थे, सोफे लगे थे, दीवारों पर पर्दे गिरे थे, मेज पर फल रखे थे, कोने में टेलीफोन पड़ा था। दरमियान में एक शानदार सोफे पर एक काले रंग का भारी भरकम आदमी हाथ में सिगार सुलगाए बैठा था, जिसका चेहरा बड़ा करख्त था और सर के बाल घुंघराले। उसने सूट पहन रखा था। इमरान समझ गया कि यही इस गिरोह का चीफ जेडी हो सकता है। इमरान ने जाते ही उसे नमस्कार किया और कहा, क्या मैं अपने चीफ जेडी से मिल रहा हूँ? वह भारी भरकम आदमी जरा सा मुस्कुराया, सोफे से उठकर इमरान के पास आया। इमरान की आंखों में आंखें डाल दी। उसकी आंखों में जबरदस्त कशिश थी। उसने इमरान के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोला, तुम नंबर 2 हो? इमरान ने जल्दी से कहा, यस चीफ, मैं नंबर 2 हूँ, प्रकाश। मैं पाकिस्तान से रघु का यह पैगाम लेकर आया हूँ कि हमें नए तरबियत याफ्ता आदमियों की जरूरत है। चीफ जेडी ने ताली बजाई। 3 हट्टे कट्टे आदमी पर्दे के पीछे से निकल आए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। चीफ जेडी ने इमरान से कहा, तुम्हारा नाम प्रकाश है ना? इमरान फौरन बोला, यस चीफ। चीफ जेडी बोला, इसका मतलब है कि तुम हिंदू हो? यस सर, मैं हिंदू हूँ। क्या आपको कोई शक है चीफ? इमरान ने कहा। चीफ जेडी मुस्कुराया। शक करने की जरूरत क्या है, अभी मालूम हो जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। फिर उसने अपने एक आदमी की तरफ देखकर कहा, इसके कपड़े उतार कर देखो, ये मुसलमान है कि हिंदू? इमरान का रंग उड़ गया। वो फंस गया था, वहां से भाग नहीं सकता था। ये उसने सोचा भी नहीं था कि चीफ जेडी को उस पर शुबा हो जाएगा। वह कुछ घबरा सा गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, चीफ क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? भगवान जानता है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं हिंदू हूँ और मेरा कोड नाम नंबर 2 है। चीफ जेडी ने गरज कर अपने आदमी से कहा, इसकी पतलून उतार दो। पतलून उतारी गई तो फौरन पता चल गया कि इमरान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। जेडी ने घुराते हुए कहा, तुम जेडी को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही इतला मिल गई थी कि एक मुसलमान पाकिस्तानी जासूस नंबर 2 का भेष बदलकर इंडिया में दाखिल हो गया है और हमारे गिरोह का सुराग लगाने यहाँ आ रहा है। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस वक्त इमरान को 2 आदमियों ने पकड़कर उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से 1000 रुपये के इंडियन करेंसी नोट और कमांडो चाकू निकालकर अपने कब्जे में कर लिया गया। इमरान के दोनों हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए गए। चीफ जेडी ने इमरान की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जबकि तुम्हारा भेद खुल गया है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान से तुम्हारे साथ दूसरे कौन कौन से मुसलमान जासूस इंडिया में हमारे गिरोह को नुकसान पहुंचाने दाखिल हुए हैं। अगर तुम मुझे उन तमाम पाकिस्तानी जासूसों के नाम और पते बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और मैं तुम्हें यहाँ से वापस पाकिस्तान जिंदा सलामत भेज दूंगा। इमरान का भेद वाकई खुल चुका था। अब वो कोई बहाना नहीं बना सकता था। उसने दिल में कहा कि अब पूरी तरह सामने आ जाना चाहिए।
और बहादुरी और मर्दानगी से काम लेना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। अब इन लोगों को बता देना चाहिए कि पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन होता है, वो बहादुर होता है और दुश्मन के सामने कभी नहीं घबराता। वो अपनी जान दे देता है मगर दुश्मन को कुछ नहीं बताता। इमरान ने गहरा सांस लिया और चीफ जेडी की तरफ देखकर बोला, चीफ, एक बात मेरी तरफ से अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो। अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े करके समुंदर की मछलियों के आगे फेंक दोगे तब भी मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ कौन है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। उसने इमरान को कालीन पर से उठाया और उसका गला दबाने लगा। इमरान का सांस रुक गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। हट्टा कट्टा आदमी बराबर गला दबा रहा था। इमरान की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। फिर अंधेरा छा गया और इसके बाद उसे कुछ होश ना रहा। वो बेहोश हो चुका था। इमरान को बेहोश देखकर चीफ जेडी ने हुक्म दिया, इसे काली कोठरी नंबर 7 में बंद कर दो। जब तक अपने दूसरे पाकिस्तानी साथी जासूसों के नाम पते नहीं बता देता इसे जिंदा रखा जाएगा। कल मैं खुद इसे पूछगिछ करूंगा। इसे खाने पीने को कुछ ना दिया जाए। 2 आदमियों ने बेहोश इमरान को प्लास्टिक के एक बड़े थैले में बंद किया। थैला उठाया और तय खाने के एक पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर रात के अंधेरे में गायब हो गए। रात के 11 बज रहे थे जब मिशकाली हाजी बाबा के मजार से वापस आई। वो सीधी 3 स्टार होटल की तीसरी मंजिल पर गई। इमरान का कमरा बंद था। मिशकाली को कमरा खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं थी। उसने आंखें बंद करके ताले के सुराख पर उंगली रखी, फिर दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। मिशकाली कमरे में आ गई। कमरा खाली था। मिशकाली को ख्याल आया कि इमरान उसी कालीदास की तलाश में गया होगा। मिशकाली ने कुछ देर इमरान का इंतजार किया। जब रात के 11:15 बज गए और इमरान वापस ना आया तो मिशकाली को फिक्र लगी कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना गिरफ्तार हो गया हो। मिशकाली ने पलंग पर बैठे बैठे आंखें बंद कर ली और अपनी खास ताकत से काम लेते हुए मुराकबे में चली गई। वो शहर की फिजा में इमरान के जिस्म से उठने वाली लहरों को महसूस करना चाहती थी ताकि उनकी रहनुमाई में वो ये पता कर सके कि इमरान किस जगह पर है। लेकिन बम्बई शहर आज के ज़माने का एक जदीद और मॉडर्न शहर था। वहाँ की फिजा में बिजली के अलावा करोड़ों रेडियो सेटों, ट्रांजिस्टरों और लाखों टेलीविज़न सेटों की इलेक्ट्रॉनिक लहरें गर्दिश कर रही थी। बल्कि शहर की फिजा में काफ़ी बुलंदी तक उन रेडियो और वायरलेस लहरों का एक जाल फैला हुआ था। उन लहरों की वजह से फिजा में हर तरफ गड़बड़ थी और मिशकाली को इमरान के जिस्म की लहरों को तलाश करने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। मिशकाली ने आंखें खोल दी। वो समझ गई कि फिजा में फैली हुई रेडियाई लहरें उसका रास्ता रोक रही हैं और इमरान के जिस्म से उठने वाली लहरों को उसके पास नहीं आने देती। मिशकाली उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। मिशकाली के पास इमरान का पता चलाने के लिए और कोई जरिया नहीं था। वो सिर्फ मराकमे में जाकर ही इमरान के जिस्म की लहरों को महसूस करके उसका सुराग लगा सकती थी और ऐसा करने में वो नाकाम रही थी। ये पहली बार था कि मिशकाली के मुराकबे की ताकत उसके काम नहीं आ रही थी। मिशकाली परेशान हो गई। अब वो इमरान का कैसे पता चलाए? इमरान खुदा जाने कहाँ था। उसने सोचा हो सकता है वो फिल्म देखने किसी सिनेमा घर चला गया हो। लेकिन जब रात के 2 बज गए और इमरान वापस होटल में न आया तो मिशकाली को यकीन हो गया कि इमरान किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी ली। मेज और अलमारी की दराजों में कुछ भी नहीं था। इमरान ने वो पर्ची जिस पर कालीदास की बहन राजकुमारी का पता लिखा हुआ था फाड़कर जला दी थी। मिशकाली को इमरान के बारे में सख्त तशवीश थी। वो कमरे से निकल आई। होटल से बाहर सड़क पर आई तो वहाँ खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मिशकाली को किसी टैक्सी की ज़रूरत नहीं थी। उसने सुनसान सड़क पर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। रात के 2 बज चुके थे। बम्बई शहर की सड़कें खाली खाली थीं। कभी कभी कोई गाड़ी सड़क पर से गुजर जाती। मिशकाली किसी को नजर नहीं आती थी। वो आम आदमियों से ज्यादा तेज चल रही थी। वो एक कदम उठाती तो 10 कदम आगे निकल जाती। चलते चलते वो उस इलाके में निकल आई जहाँ एक तरफ समुंदर की लहरें दूर से आकर किनारे के बड़े बड़े पत्थरों से टकरा रही थी और दूसरी तरफ खूबसूरत कोठियां बनी हुई थी। उन कोठियों में लोग गहरी नींद सो रहे थे। सिवाय समुंदर की लहरों की आवाज के हर तरफ खामोशी थी। मिशकाली समुंदर के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर मुराकबे में चली गई कि इमरान के जिस्म की लहरों का सुराग लगा सके। अगरचे उस वक्त लोगों के रेडियो और टेलीविज़न सेट बंद थे और उनकी रेडियो लहरें बहुत कम थीं, इसके बावजूद फिजा में बिजली और वायरलेस की लहरों का एक जाल उसी तरह बिछा हुआ था और मिशकाली को उनमें से इमरान के जिस्म से उठने वाली लहरों का पता चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। किसी वक्त उसे इमरान के जिस्म की एक लहर का एहसास होता, वो उस पर ध्यान लगा देती, लेकिन दूसरे लम्हे किसी तरफ से वायरलेस की कोई लहर आकर उसे अपने साथ बहा कर ले जाती और मिशकाली नाकाम हो जाती। मिशकाली को पहली बार इस हकीकत का पता चला कि किसी मॉडर्न शहर की फिजा में बिजली, रेडियो, वायरलेस और टीवी की लहरों का एक जाल बिछा रहता है। मिशकाली ने मायूस होकर आंखें खोल दी। वो मराकबे से उठ बैठी और सड़क के सामने किनारे पर आकर फुटपाथ पर चलने लगी। चलते चलते कोठियां खत्म हो गईं। अब वीरान इलाका शुरू हो गया। मिशकाली को नारियल के दरख्तों के अंधेरे में से ऐसी आवाज आई जैसे घंटियां बज रही हों।
वो ये मालूम करने के लिए कि ये घंटियां कैसी और क्यों बज रही हैं, आवाज की तरफ चली। दरख्तों के नीचे अंधेरे में मिशकाली को एक टूटा फूटा सा मंदिर नजर आया। घंटियों की आवाज उस मंदिर के अंदर से आ रही थी। मिशकाली ने सोचा कि जरूर अंदर कोई हिंदू पुजारी बुद्ध की पूजा कर रहा है। वह वापस मुड़ने ही लगी थी कि उसके कानों से आवाज की एक लहर टकराई। उस लहर में किसी औरत ने इमरान का नाम लिया था। मिशकाली के कान खड़े हो गए। यहाँ इमरान का नाम किसने लिया है? मिशकाली इसके साथ ही मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर की सीढ़ियां खाली पड़ी थी। मिशकाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसने गौर से सुना, अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही थी। उसी औरत ने इमरान का नाम लिया था। मिशकाली हैरान हुई कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा था। मिशकाली को एक जगह दीवार के नीचे से नीली रोशनी बाहर आती महसूस हुई। वह दीवार के पास आई। नीली रोशनी दीवार के नीचे एक सुरंग से आ रही थी। मिशकाली सुरंग में उतर गई। क्या देखती है कि अंदर एक नीची छत वाली कोठरी है, जिसकी एक दीवार के साथ एक औरत का बुत बना हुआ है। औरत के बुत के बाल खुले हैं। एक हाथ में तीर, दूसरे हाथ में तलवार है। औरत का बाकी का जिस्म पत्थर का है, मगर चेहरा जिंदा औरत का। सामने दो आदमी पुजारियों की तरह हाथ बांधे सर को झुकाए दो जानू होकर अदब से बैठे थे। बुत औरत कह रही थी, तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भारत माता का कुछ ख्याल नहीं रहा? एक पुजारी बोला, भारत माता, हम तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। उस बुत औरत का नाम भारत माता था। ये वही औरत भारत माता थी जिसने इंडिया के पहाड़ी इलाके में इमरान की उंगली से थियोसोंग की असली अंगूठी निकालकर उसकी जगह नकली अंगूठी डाल दी। भारत माता ने गरजदार गुस्से वाली आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी गर्दनों की जरूरत है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वही पाकिस्तानी जासूस अब भारत में दाखिल हो गया है? मुझे अभी थोड़ी देर पहले हनुमान ने बताया है कि हमारे आदमियों ने इमरान को पकड़कर अंधी काली कोठरी में फेंक दिया है, जहां वो सिसक सिसक कर दम तोड़ देगा। अब उसका साथी भी यहाँ आएगा। तुम्हें उसके साथी को ढूंढकर हलाक करना होगा। मिशकाली एक सतून के पीछे खड़ी बड़े गौर से भारत माता बुद्ध की ये तकरीर सुन रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये डरावनी शक्ल वाली औरत जो एक बुत है, इमरान के बारे में इतना कुछ बता देगी। मिशकाली को इतना पता चल गया था कि इमरान को दुश्मन ने किसी काल कोठरी में कैद कर रखा है। वो ये मालूम करना चाहती थी कि ये काल कोठरी कहाँ है। वो वहीं सतून के पीछे खड़ी रही। मिशकाली का ख्याल था कि उसे भारत माता नहीं देख सकेगी। चुनाचे वह सतून के पीछे से निकलकर जरा करीब हो गई कि उसकी बातें ज्यादा गौर से सुन सके। जो ही मिशकाली भारत माता के बुत के करीब गई, भारत माता बात करते करते रुक गई। भारत माता ने मिशकाली को सतून के पीछे से निकलते देख लिया था, मगर उसने इंतहाई चालाकी से काम लिया और किसी पर जाहिर न किया कि वो मिशकाली को देख रही है। मिशकाली को तो शक हो ही नहीं सकता था कि भारत माता उसे देख लेगी। वह सतून के सामने आकर खड़ी रही। भारत माता ने अपने पुजारियों से कहा, अब तुम लोग दूसरी कोठी में चले जाओ और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। पुजारी गुंजाल, तुम जागते रहना। सर मुंडे पुजारी गुंजाल ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म भारत माता। ये कहकर दोनों पुजारी उठकर एक दीवार के दरवाजे में से गुजरकर कोठरी में चले गए। जब वहां भारत माता अकेली रह गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बंद आंखों की झिल्ली में से मिशकाली को साफ देख रही थी। उसे मालूम हो चुका था कि यह औरत 10,000 बरस एक कब्र में बंद रहने के बाद आज के जमाने में आ गई है और इमरान की तलाश में निकली है, और सिवाय इमरान के और किसी को दिखाई नहीं देती। मिशकाली भी भारत माता के बुत को देख रही थी। जब उसने देखा कि भारत माता का बुत फिर से पत्थर बन गया है और नहीं बोल रहा, तो उसने सोचा कि अब उसे मंदिर से निकलकर उस काल कोठरी को ढूंढना चाहिए जहां इमरान को कैद कर दिया गया है। इतना सोचने के बाद मिशकाली ने वापसी के लिए कदम उठाया ही था कि फिजा में एक औरत का तेज कहकहा गूंजा और अचानक भारत माता जिंदा होकर मिशकाली के सामने आ गई। मिशकाली जल्दी से पीछे हटी। भारत माता ने मिशकाली की आंखों में अपनी सुरख आंखें डाल दी और अपने हाथ वाला नेजा उठाकर जोर से मिशकाली पर फेंका। नेजा मिशकाली के सीने में आकर लगा और नीचे गिर पड़ा। मिशकाली जख्मी तो बिल्कुल ना होती, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो नीचे गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही मिशकाली ने महसूस किया कि उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया है। वो अपने हाथ पांव, यहाँ तक कि अपनी आंखों की पलकें भी अपनी जगह से नहीं हिला सकती। ऐसी हालत मिशकाली की पहले कभी नहीं हुई थी। उसने मुराकबे से काम लेना चाहा, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि आंखें बंद होती, मगर मिशकाली अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें पत्थर बन चुकी थी। इसके बावजूद मिशकाली देख सकती थी, सोच सकती थी और सुन सकती थी। उसे भारत माता की चीख की आवाज सुनाई दी। भारत माता ने चिल्लाकर कहा, गुंजाल, यहाँ आओ। मैंने भारत माता की सबसे बड़ी दुश्मन और पाकिस्तानी सबसे बड़ी जासूसा लेडी कमांडो को पत्थर बना दिया है। दोनों पुजारी कोठरियों में से घबराए हुए बाहर निकलकर भारत माता की तरफ बढ़े। भारत माता ने जमीन पर पड़ा हुआ अपना नेजा हाथ में उठाकर बुलंद किया और पुजारी गुंजाल से कहा, यह है वो औरत जिसका नाम मिशकाली है और जो भारत की दुश्मन और पाकिस्तान की दोस्त है, लेकिन मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना दिया है। अब इसे उठाकर समुद्र के दरमियान में जाकर गिरा दो, जहां से ये कभी बाहर नहीं आ सकेगी। भारत माता ने एक बुलंद मकरू कहकहा लगाया और गायब हो गई।
पुजारी गुंजाल ने दूसरे पुजारियों से कहा, रथवान, चलो भारत माता के हुक्म को पूरा करें, इसे उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। मिशकाली पत्थर का बुत बनी सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर अपनी जगह से जरा सी भी हरकत नहीं कर सकती थी। पुजारी गुंजाल और रथवान ने पत्थर की मिशकाली को उठाया और पुराने मंदिर के पीछे ले गए। यहाँ एक रेडी पर मिशकाली के बुत को डाला और रेडी को खींचकर समुद्र के किनारे ले आए। एक तरफ पुजारी गुंजाल की अपनी छोटी कश्ती समुद्र में मौजूद थी। उन्होंने मिशकाली को कश्ती में डाला और कश्ती को चलाते हुए समुद्र में रवाना हो गए। जब कश्ती समुद्र के दरमियान पहुंची तो गुंजाल और रथवान पुजारियों ने मिशकाली के बुत को उठाया और जय भारत माता का नारा बुलंद करके उसे समुद्र में फेंक दिया। मिशकाली पत्थर का बुत बनी समुद्र की लहरों में नीचे ही नीचे गिरती चली गई, यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों में एक जगह रेत पर आकर पड़ गई। मछलियाँ तेजी से मिशकाली के बुत की तरफ बढ़ीं। मछलियाँ उसे मुर्दा इंसान समझकर खाने की कोशिश करने लगी, मगर जब पता चला कि वो तो पत्थर का बुत है तो मछलियाँ इधर उधर चली गई। कुछ देर बाद इमरान को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसका सारा जिस्म दुख रहा था। यहाँ कैद में डालने से पहले इमरान के हाथ खोल दिए गए। इमरान का सर शदीद दर्द कर रहा था। उसने हाथों से अपने सर को दबाया और उठकर बैठ गया। अंधेरे में आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। अब उसे पता चला कि वो एक चारदीवारी में बंद कर दिया गया है, जिसकी दीवारों पर ना तो कोई खिड़की है और ना कोई रोशनदान। इमरान ने अपने कपड़ों की तलाशी ली। उसके पास जो चाकू और नकदी थी वो चीफ जेडी के आदमियों ने छीन ली। इमरान ने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। उसने दीवारों को टटोल टटोल कर देखा। दीवारें पत्थर को जोड़कर बनाई गई थी। किसी तरफ से काल कोठरी में हवा जरूर आ रही थी, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि ये ताज़ा हवा कहाँ से आ रही है। हवा में समुद्र के पानी की नमी और खास बू थी। इमरान समझ गया कि उसे समुद्र में किसी जगह फेंका गया है। इमरान को इस हकीकत का पूरा पूरा एहसास था कि अब उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। भारत के जासूसों के गिरोह के चीफ पर यह भेद खुल चुका था कि इमरान पाकिस्तानी जासूस है। चुनाचे सबसे पहले तो वो उससे पूछगिछ करके उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा, उसको अजियत देगा, उसके जिस्म को आग से दागा जाएगा, उसके नाखून चाकू से उखाड़े जाएंगे। अगर फिर भी इमरान ने कुछ ना बताया तो उसे इसी तरह अजियत दे देकर हलाक कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि इमरान ने दिल में फैसला कर लिया कि वो अजियत की मौत मरने से पहले आज़ादी हासिल करने और वहाँ से फरार होने की पूरी कोशिश करेगा। इमरान को मिशकाली का बार बार ख्याल आ रहा था कि वो कहाँ है और उसकी इस हालत से बेखबर क्यों है, वो उसकी मदद को क्यों नहीं आ रही। इमरान को क्या मालूम था कि खुद मिशकाली पत्थर का बुत बनकर समुद्र की तह में पड़ी है और उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इमरान को अब शगुफा शहजादी का भी ख्याल आने लगा कि वो उसकी मदद करने क्यों नहीं आ जाती। इमरान अब भी अंधेरे में दीवारों को टटोल रहा था कि शायद किसी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता न मिल सका। वो बैठ गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा कि शायद जब सूरज निकलने पर कहीं से रोशनी नजर आ जाए। उसे मालूम था कि वो रात के वक्त चीफ जेडी की कोठी पर गया और अभी सुबह होने में देर होगी। बैठे बैठे उसको नींद आने लगी और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दीवार में एक जगह से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इमरान जल्दी से उठकर दीवार के पास गया। उसने देखा कि दिन की रोशनी एक लकीर की शक्ल में दीवार में से आ रही थी। इमरान ने उसे धकेला तो वो दरवाज़ा खुल गया जो बाहर से खुला था। इमरान का हौसला बढ़ा। वो खुश हुआ कि अब वो वहाँ से फरार हो सकेगा। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो उसे समुद्र की मौजों की आवाज़ सुनाई दी जो पत्थरों से पैदा होती है। दरवाजे के आगे दिन की रोशनी में एक पत्थर का रास्ता बना हुआ था जो घूमकर एक तरफ जाता था। ऊपर खुला आसमान था और धूप चमक रही थी। इमरान लपक कर बाहर आया तो उसका दिल डूब सा गया। उसके सामने दूर तक खुला समुंदर था। वो पथरीले रास्ते पर बाएं तरफ घूमा तो अब उस पर यह भेद खुला कि उसे खुले समुंदर के बीच में एक चट्टान पर बनी हुई कोठरी में बंद कर दिया गया था। ये कोठरी एक छोटे से मीनार की शक्ल में थी। उसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था जिसमें शार्क मछलियां इधर उधर तैर रही थी। शार्क मछलियों के उस्तरे से ज्यादा तेज नकोने फल समुंदर से बाहर निकले हुए थे। इमरान सर पकड़कर बैठ गया। इंडियन तकरीबकारों के गिरोह का चीफ जेडी इतना अहमक नहीं था कि इमरान को किसी ऐसी जगह बंद करके दरवाज़ा खुला रखता जहां से वो आसानी के साथ फरार हो सकता। वह समुंदर में तैरकर भी फरार नहीं हो सकता था। समुंदर में खूंखार शार्क मछलियां चारों तरफ घूम फिर रही थी। अगर वह समुंदर में छलांग लगाता तो एक सेकंड के अंदर अंदर शार्क मछलियां उसकी तिक्का बोटी कर देती। इमरान वहीं मीनार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब जबकि मिशकाली भी उसके हाल से बेखबर है और कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा तो उसे क्या करना चाहिए। जेडी के आदमी यहाँ उससे पूछगिछ करने और उसे अजियत देने किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे। यहाँ उसकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। इमरान को इस समुद्री मीनार में पूरा दिन गुजर गया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया मगर वहाँ कोई ना आया। वो समझ गया कि चीफ जेडी उसे वहाँ कुछ रोज भूखा प्यासा रखना चाहता है और जब वह भूख प्यास से मरने के करीब होगा तो उसे पाकिस्तान के बारे में
मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। इमरान ने दिल में तय कर लिया कि भूख और प्यास से दम तोड़ देगा, मगर इस पाकिस्तान दुश्मन जेडी को पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। सूरज समुद्र में गुरूब हो गया, शाम पड़ गई। फिर चारों तरफ समुद्र में रात का अंधेरा छा गया। इमरान कोठरी में आकर फर्श पर लेट गया। प्यास से उसकी जुबान सूखकर लकड़ी बन गई, हलक में कांटे पड़ गए, भूख से अंतड़ियां दर्द करने लगी, मगर वो बेबस था। वहां उसे पानी और खाने को रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी नहीं मिल सकता था। इमरान को पानी पिए और कुछ खाए सारी रात गुजर गई थी और अब दिन भी गुजर रहा था। फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके नीम रोशन पथरीली कोठरी में खामोश बैठा बार बार यही सोच रहा था कि यहाँ से निकलने की कौन सी तरकीब हो सकती है। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने कान खड़े कर लिए। ये मोटर बोट की आवाज़ थी। एक ऐसी कश्ती आ रही थी जिसमें इंजन लगा हुआ था और जिसको स्टीमर भी कहते हैं। इमरान जल्दी से कोठरी से निकलकर छोटे से समुद्री मीनार की दूसरी तरफ आकर ढलान के पत्थरों में छुप गया। उसने सोचा कि शायद इसी तरीके से उसकी जान बच जाए। चीफ जेडी कोठरी खाली देखकर यही समझे कि इमरान ने समुद्र में छलांग लगा दी हो और शार्क मछलियां उसे हड़प कर गई हों। अगरचे इमरान को यकीन था कि जेडी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो मीनार के चारों तरफ उसे तलाश करेगा और वो पकड़ लिया जाएगा। फिर भी इमरान डूबते को तिनके का सहारा के मुताबिक छुप गया। जहाँ वो पथरीली चट्टानों के पीछे छुपा हुआ था, वहाँ समुद्री लहरों का पानी उसके पाँव से टकरा रहा था और सामने दिन की रोशनी में समुंदर साफ नजर आ रहा था। उसने देखा कि एक मोटर बोट उस वीरान समुद्री मीनार की तरफ बढ़ती चली आ रही है। जब मोटर कश्ती मीनार की चट्टानों के करीब आई तो इमरान ने देखा कि कश्ती में 6-7 आदमी खड़े हैं और उनके दरमियान एक औरत सहमी हुई बैठी है। औरत के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। उन आदमियों में इमरान को जेडी चीफ की शक्ल नजर न आई। वह समझा कि ये जेडी के ही आदमी होंगे और किसी अगवा की हुई लड़की को भी वहां कैद में डालने आए होंगे। इमरान चट्टान के पीछे छुपा रहा। मोटर बोट चट्टानों के साथ आकर खड़ी हो गई। 3 आदमी कश्ती में बंधी हुई कैदी औरत को घसीटते हुए बाहर ले आए। फिर पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर उस कोठरी में दाखिल हो गए जहां थोड़ी देर पहले इमरान बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। एक आदमी कश्ती में से एक पीतल की सुराही और टोकरी लेकर आ गया। दूसरे आदमी ने जो कश्ती में खड़ा था चिल्लाकर कहा, इसे कोठरी में बंद करके बाहर ताला लगा दो। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो इसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, जल्दी करो। शार्क मछलियां बार बार कश्ती की तरफ बढ़ रही थी, जिनको कश्ती में खड़े आदमी लंबे लंबे नेजों से दूर भगा देते। कैदी औरत को कोठरी में बंद करने और बाहर ताला लगाने के बाद वो लोग मोटर बोट में सवार होकर वापस चले गए। इमरान कुछ और समझ रहा था और बात कुछ दूसरी ही निकली। ये जेडी के आदमी नहीं थे बल्कि गुंडों बदमाशों का कोई दूसरा गिरोह था जो एक औरत को अगवा करके अजियत देने के लिए उसे इस वीरान समुद्री मीनार में बंद करके चले गए। इमरान ने पीतल की सुराही और टोकरी अंदर जाते देख ली। उसको यकीन था कि सुराही में औरत के लिए पानी है और टोकरी में ज़रूर कुछ खाने पीने का सामान होगा, क्योंकि ये लोग इस औरत को मारना नहीं चाहते, वो उसे जिंदा रखकर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम करवाना चाहते थे। जब मोटर बोट समुद्र में दूर निकल गई तो इमरान चट्टान के पत्थरों के पीछे से निकलकर कोठरी की तरफ बढ़ा। कोठरी के पुराने दरवाजे पर ताला पड़ा था। इमरान जानता था कि अंदर जो लड़की कैद है उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया गया है और वो बोल नहीं सकेगी। इमरान एक पत्थर उठाकर लाया और उसे जोर जोर से ताले पर मारने लगा। थोड़ी देर में ताला टूट गया। इमरान ने दरवाजा खोल दिया। सांवली सी लड़की कोठरी के कोने में बैठी सहमी हुई नजरों से इमरान को देखने लगी। उसका मुंह कपड़े से बंद था, हाथ पीछे बंधे हुए थे। इमरान ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, घबराओ नहीं। इमरान ने आगे बढ़कर लड़की के हाथ खोल दिए और मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा भी उतार दिया। इमरान ने पहला सवाल ये किया कि क्या इस सुराही में पानी है। सांवली लड़की ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, हाँ। इमरान ने सुराही को उठाया और उसके साथ मुंह लगाकर गटागट पानी पीने लगा।